Hello everyone and welcome all to this webinar. So guys, before starting, let me just clear the agenda for this webinar and how we are going to just go ahead with this webinar, okay? थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन बेसिक मेरे को आपको करना है कि आप सभी को एंड तक वेबिनार में रहना है बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेज आपको डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलने वाला है, ठीक है। पूरा वेबिनार ऑल दो हम लोग यूट्यूब पर अपना जो AR नेटवर्क का ऑथराइज चैनल है वहाँ हम अपलोड करने वाले हैं, फिर भी है ना, लाइव अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो यू विल गेट दी गुड नॉलेज फॉर दी स्पेसिफिकली फॉर दी एजोर डेवऑप्स, ओके। तो माय नेम इज श्याम उपाध्याय। KR नेटवर्क के साइट से टेक्निकल सर्टिफिकेशंस एंड देन मैनेजमेंट का रोल मेरा है। तो किसी भी टेक्नोलॉजी का आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दी मैनेजमेंट ऑल्सो टेक्निकल एक्सपर्टीज, कोई भी हेल्प आपको चाहिए होता है तो जनरली यू कैन गेट इन टच विद मी, ओके। एंड विजय सर कॉल में है, ही विल कवर दी थिंग्स फ्रॉम दी टेक्निकल पार्ट, ओके। तो एजेंडा में बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो वेबिनार का है वो मैं कवर करूँगा। जस्ट आई टेक दी 10 मिनट्स एंड रेस्ट ऑफ दी पूरा जो एक प्रोजेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं बेस्ड ऑन दी एजोर डेवऑप्स सर्विसेज। तो ये फ्लो जो टेक्निकल कवर करना है वो विजय सर को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वी आर कंडक्टिंग दिस वेबिनार बेस्ड ऑन दी एजोर डेवऑप्स और माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्जाम कोड है जब आप लोग एजोर डेवऑप्स का ट्रेनिंग करते हैं AZ400, ओके। तो एक क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल में स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड विच इज एजोर क्लाउड, ओके। एजोर डेवऑप्स के स्किल सेट पे जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स आप देख पा रहे हैं क्लियर में। कहीं ना कहीं एजोर डेवऑप्स के स्किल सेट में दो सर्टिफिकेशंस की हम लोग, एक एजोर क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर या फिर एजोर क्लाउड इंजीनियर, इन दोनों के ही प्रोफाइल में दो टेक्निकल सर्टिफिकेशंस की बात की जाती है ना। तो पहला जो सर्टिफिकेट है AZ104, है ना, जहाँ पे आप बेसिक एजोर क्लाउड जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फंडामेंटल है, एडमिन लेवल से सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, कॉन्फ़िगरेशन, एजोर क्लाउड का पूरा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप एज अ एडमिन कहीं ना कहीं क्लाउड के प्रोफाइल में काम करते हैं तो डेवऑप्स इज दी मच नीडेड टेक्निकल स्किल सेट फॉर एवरी IT इंजीनियर, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम करते हैं तभी आपको डेवऑप्स के स्किल सेट पे काम करना होता है। डेवऑप्स एक ऐसा स्किल सेट है आज के IT इंडस्ट्री में, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर भी आपको डेवऑप्स के स्किल्स की जरूरत है, ठीक है। तो एजोर क्लाउड में स्पेसिफिकली जो माइक्रोसॉफ्ट के कोर प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं उनके लिए हमेशा ये रिकमेंडेशन है कि आप एजोर क्लाउड में ये दो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स को आप टारगेट करें। पहला है AZ104 और दूसरा जो सर्टिफिकेट है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट डेवऑप्स सॉल्यूशंस, ठीक है। एग्जाम कोड इसका AZ400 है। बट थोड़ा सा मेरे को एक ब्रीफ ये करना है आपको। कई बार हम लोग जब एक लर्निंग पाथ को फॉलो करते हैं ना तो हम एक डायरेक्ट डिसीजन ऐसा लेते हैं अपने स्किल सेट्स को अपग्रेड करने के लिए
विदाउट कंप्लीटिंग दी AG 104 वी स्टार्ट विद दी AZ 400, तो वो प्लानिंग कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है ना। बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन या एज अ फ्रेशर या फिर आपका इक्वल टू 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, तब भी एक लर्निंग पाथ हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। इधर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ऐसा कॉमन स्किल सेट्स का एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। जब भी हम लोग आईटी जर्नी को स्टार्ट करें, है ना, तो हमारा जो लर्निंग पाथ है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो एजो डेवऑप्स में काम नहीं करोगे, है ना। आपने जब एज अ फ्रेशर अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं यू स्टार्ट विद द लिनक्स प्रोफाइल्स, या फिर विंडोज के प्रोफाइल से, या फिर नेटवर्क के प्रोफाइल से, या एज अ डेवलपर, एज अ डेटाबेस इंजीनियर, है ना। तो डेवऑप्स का जो प्रोफाइल है ना, वो बहुत आगे का प्लान है। तो उस प्लान को टारगेट करने से पहले, तो बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे हम लोगों ने भी बहुत लंबा टाइम टाइम आईटी में दिया है, तो उसके बेसिस पे यही समझ में आता है कि आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जब काम करते हैं ना, तो ये कुछ आपके ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आपके कॉमनली आपके प्रोफाइल में होने चाहिए। कहने का मीनिंग मेरा यहाँ पे ये है कि ऑलवेज आपको बेसिक नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहने चाहिए आपके हमेशा। आईपी क्या है, सीआईडीआर वैल्यू क्या है, सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, आईपी का डिस्ट्रीब्यूशंस, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, वीएलएसएम, है ना। राउटर की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, स्विच की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। कई बार हम ना इन इन चीजों को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हमको ये लगता है कि यार लेट्स स्टार्ट विद दी हायर टेक्नोलॉजी, और जो बेसिक अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है ना, उनको हम लोग बाईपास कर जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपका ठीक प्लानिंग आपका आईटी में नहीं होता है ना। फिर बेसिक नेटवर्क जब आपका क्लियर है, तो स्टार्ट योर प्रोफाइल विद दी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डेवऑप्स भी आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे ना, तो डेवऑप्स में अंडरलाइंग आप अपने एप्लीकेशन के लिए ओएस को स्किप नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई सा भी टेक्नोलॉजी आप आईटी में अडॉप्ट करोगे अपने एप्लीकेशन के लिए, बट अंडरलाइंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे आप कंटेनर में काम करो, प्राइवेट क्लाउड में काम करो, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में काम करो, पब्लिक क्लाउड्स में काम करो, यू कैन नॉट स्किप दी ओएस इंटरेक्शन फॉर योर एप्लीकेशन, दैट इज मच नीडेड। तो ओएस लेवल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा आपको अपने एप्लीकेशन लेवल से रेडी होना चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही मिस्टेक्स करते हैं कि ओएस हमने नहीं पढ़ा, बेसिक नेटवर्क हमको नहीं आता, डायरेक्टली कोई हायर टेक्नोलॉजी हमने ज्वाइन कर लिया। एंड फिफ्थ पॉइंट मैंने जो लिखा है ना, आज के टाइम पे आपको किसी भी एक पब्लिक क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक सिंगल पर्सन कैन लर्न AWS, एजोर एंड GCP। आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बट इतना आप जरूर कवर करें कि जितना एक पब्लिक क्लाउड में एटलीस्ट आप ये बोल पाए कि हाँ मेरे को पब्लिक क्लाउड्स की नॉलेज है। क्योंकि ऑल पब्लिक क्लाउड्स आर सेम, इधर यू नो AWS और एजोर और GCP, है ना। दीज आर दी थ्री डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। कोई एक आपको अगर आता है तो इजली आप एजोर क्लाउड अगर आपको आता है तो यू कैन लर्न क्विकली AWS एंड GCP ऑल्सो, है ना। फिर थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, है ना। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जितने भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने बैकएंड में फिजिकल डेटा सेंटर्स को ही वर्चुअलाइज करके ओवर द इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज हमको दिए हैं। तो बोला ये जाता है कि बिफोर स्टार्टिंग दी डेवऑप्स या फिर क्लाउड ट्रेनिंग्स, एटलीस्ट आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का जो फंडामेंटल है, हाउ वी वर्चुअलाइज दी फिजिकल रिसोर्सेस, तो वो अगर आपको क्लियर है थोड़ा सा आइडिया कि हाइपरवाइजर क्या होता है ना, व्हाट आर दी लीडिंग कंपनीज जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में बड़े लेवल पे जाने जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दी VMware, है ना, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में।
तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास बैकएंड में जो इतने सारे फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, हाउ दे हैव वर्चुअलाइज्ड देयर डेटा सेंटर्स टू प्रोवाइड दी सर्विसेज फॉर द एंड यूजर्स। एंड देन 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपका लिखा है जेनेरिक डेवऑप्स टूल्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनेरिक डेवऑप्स टूल्स की हमेशा जब बात की जाती है, क्योंकि एक डेवऑप्स का जो प्रोफाइल है ना, कई लोगों को ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है कि डेवऑप्स जो है ना एक नया प्रोफाइल या नया स्किल सेट है जो कि अभी कंपनीज में बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। तो ये भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो थोड़ा इसको भी आप क्लियर कर लें। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि डेवऑप्स जो है ना कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत लंबे टाइम से हम लोग कंपनीज में डेवऑप्स के टूल्स को यूज करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि एक डेवऑप्स स्किल सेट मांगा जाता है, यानी कि जिस इंजीनियर को हम लोग हायर करेंगे, मिनिमम बोला जाता है कि ये सारे इतने सारे डेवऑप्स के जेनेरिक टूल्स हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि यार एजोर डेवऑप्स के वेबिनार में जेनेरिक डेवऑप्स के टूल्स की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, या एक आईटी इंजीनियर के प्रोफाइल में डेवऑप्स के जेनेरिक टूल्स हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो जेनेरिक डेवऑप्स टूल्स का आप ऐसा समझ लें, किसी भी प्रोफाइल पे आप काम करते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैं भले ही एडब्ल्यूएस में एज ए डेवऑप्स की प्रोफाइल पे काम करता हूं, या एजोर क्लाउड में डेवऑप्स की प्रोफाइल पे काम करता हूं, प्राइवेट क्लाउड में मैं डेवऑप्स की प्रोफाइल पे काम करता हूं, जेनेरिक डेवऑप्स के टूल्स को समझे बिना आप कंप्लीटली अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि आई एम दी गुड ओपन स्टैक इंजीनियर, या मैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे अच्छे से जानता हूं, या आप एजोर क्लाउड में एडब्ल्यूएस क्लाउड में जो भी आपका अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है, विदाउट नोइंग दी जेनेरिक डेवऑप्स टूल्स आप कॉन्फिडेंटली आईटी में अभी काम नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का सजेशन हमेशा ये रहता है, जब भी मेरे से कोई पूछे कि मेरे को अपना आईटी का जर्नी कहाँ से स्टार्ट करना है और मिनिमम स्किल सेट्स मेरे प्रोफाइल में क्या होने चाहिए, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, ये 5 पॉइंट्स आपके पास हमेशा रेडी टू यूज होने चाहिए। आपको हमेशा ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए: बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज, लिनक्स का नॉलेज या विंडोज का नॉलेज, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जेनेरिक डेवऑप्स टूल्स और एनी पब्लिक क्लाउड नॉलेज, चाहे आपको एडब्ल्यूएस आता हो, एजोर आता हो, जीसीपी आता हो। अब यहाँ पे जब हम जेनेरिक डेवऑप्स टूल्स की बात करते हैं ना, तो जब आपके पास क्लाउड पिक्चर में नहीं है, एक ऐसा कंपनी है जो कि क्लाउड के टूल्स को यूज नहीं करता है या क्लाउड उसने अडॉप्ट नहीं किया है, पब्लिक क्लाउड्स के बारे में वो जानते नहीं है, तो आज भी तो जेनेरिक डेवऑप्स के जो टूल्स हैं उनके बेसिस पे एप्लीकेशन रन होता है। गिट को हम एज अ बीसीएस टूल यूज करते ही हैं, एसबीएन भी हम लोग यूज करते हैं, बिटबकेट हम लोग यूज करते हैं, सेम जेनकिंस हम सीआईसीडी यूज करते ही हैं, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए डॉकर हम यूज करते हैं आज भी। उसमें अगर आपको क्यूबरनेटीज है ना, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए क्यूबरनेटीज एंड कंटेनर के लिए डॉकर हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात आती है तो एनसिबल हम लोग यूज करते हैं, एंड देन आईएसी टूल्स, तो टेराफॉर्म वहां पे बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। बट अगर आप इन टूल्स के बेसिस पे, मैं आपसे बोलूं कि एक इंजीनियर ऐसा है कि जो डायरेक्टली एजोर डेवऑप्स पे काम करता है, क्योंकि एजोर क्लाउड ने ये बोला है कि जितने भी सर्विसेज आप अपने यूजर मैनेज्ड एनवायरनमेंट में रेडी करते हैं, क्योंकि हमें जब गिट यूज करना है, जेनकिंस यूज करना है, तो इनका मैनेजमेंट जो क्लाइंट जो कस्टमर इनको कॉन्फ़िगर करता है अपने सेटअप के लिए, उसको खुद मैनेज करना है। कंटेनर प्लेटफॉर्म हमें चाहिए तो डॉकर का पूरा मैनेजमेंट आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा, उसका डाउन टाइम, उसका हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, पैचिंग, अपग्रेड सब आपको खुद मैनेज करना होता है। सेम फॉर दी ऑर्केस्ट्रेशन, कंटेनर्स का हाई अवेलेबिलिटी यू विल गो फॉर दी क्यूबरनेटीज, बट क्यूबरनेटीज में भी क्लस्टर डिप्लॉयमेंट, उसका पैचिंग, अपग्रेड, सब डाउन टाइम वगैरह सब, एक एक एंड टू एंड एक्टिविटी यू विल हैव टू मेंटेन।
तो क्लाउड में डेवऑप्स की सर्विसेज का रोल क्या है, क्या हमको यहाँ पे फायदा मिलता है। ऑल दो ये सारे पॉइंट्स को अभी विजय सर आपको समझाएंगे, बट बीइंग अ एक्सपर्टीज मैं भी थोड़ा सा इसमें आपको इनपुट देना चाहता हूँ। तो जितने भी सर्विसेज ये मैंने आपके देखो यहाँ लिखे हैं, है ना, ये एजोर रेपोज, तो ये एक ऐसा सर्विस एजोर में आपको रेडी टू यूज मिल रहा है कि इस सर्विस का जो बैकएंड प्रोविजनिंग है ना, वो आपको मैनेज नहीं करना। एजोर सर्विस को अवेलेबल कराने के लिए जितना भी प्लानिंग करेगा वो माइक्रोसॉफ्ट करेगा। what you are doing as a admin, as a user, as a customer, you are more focused on your application deployment apart from the other task। अदर टास्क में क्या होता है, एक टूल को अवेलेबल कराना, एक सर्विस का इंस्टॉलेशन करना, इसमें बहुत बड़ा मैन पावर हमें देना होता है। ठीक है। तो इस वेबिनार में ये जितने भी एजोर डेवऑप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो आपके बीइंग एजोर डेवऑप्स इंजीनियर आपको आना चाहिए, ये सब हमने इंक्लूड किया है। तो हाउ वी विल कॉन्फ़िगर ऑल दी सर्विसेज इन टूडेज वेबिनार, एक प्रोजेक्ट हम लोग एंड टू एंड कवर करने वाले हैं, जिसमें कि एक एप्लीकेशन का स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट फेज एंड देन प्रोडक्शन, डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड देन प्रोडक्शन, ये पूरा जो एक लाइफ साइकिल है उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, स्पेसिफिकली बाय यूजिंग दी एजोर डेवऑप्स सर्विसेज। प्लेटफॉर्म जो हमारा है वो एजोर डेवऑप्स का है, यानी कि जेनेरिक डेवऑप्स का आपको नॉलेज है, आप जानते हैं कि गिट को यूज कैसे करना है, जेनकिंस को यूज कैसे करना है, डॉकर को यूज कैसे करना है, क्यूबरनेटीज को यूज कैसे करना है, एनसीबल को एंड देन टेराफॉर्म को। ये फ्लो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसी फ्लो को हम लोग बेस लाइन करके वी विल सी एक एप्लीकेशन को, जेनेरिक डेवऑप्स को साइड करके एजोर डेवऑप्स के जो सर्विसेज हैं उनके बेसिस पे हाउ वी कैन डिप्लॉय इन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। ठीक है। सो ये हमारा आइडिया है जो कि मैंने आपका क्लियर किया है, यहीं से हमें अपना ये पूरा जो वेबिनार है वो कवर करना है। एंड देन आई विल गिव हैंड ओवर टू विजय सर। तो देखो अभी हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि पूरा वॉट एवर ही विल कवर उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, और लास्ट में हम लोग 10 मिनट्स के लिए आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, है ना, क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन हम लोग रखेंगे। बट इट्स अ वेबिनार, तो हमें टाइम है ना, 8 to 10 हमें इसको कवर करना है। बट वी विल ट्राई कि बहुत अच्छे लेवल से वो प्रोजेक्ट जो है आप उसको देखें, एंड देन यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, जब भी आपको टाइम मिले ट्राई टू इम्प्लीमेंट, है ना, एट योर एंड ऑल्सो। ठीक है। विजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू श्याम सर, काफ़ी अच्छा कवर किया आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम की इंट्रोडक्शन टू डेवॉप्स, डेवॉप्स की इतनी रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमें इतनी ज़्यादा क्यों पड़ती है, और अभी ऑटोमेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ वी हैव एआई आल्सो। सो हम लोग ऑटोमेशन जितना करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जितना करते हैं, उन सारी चीज़ों में डेवॉप्स इज़ अ वेरी प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल। तो डेवॉप्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते। एंड एज यू राइटली मैंशनड जेनेरिक डेवॉप्स टूल्स, सो आज हम लोग वही अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जो जेनेरिक डेवॉप्स टूल हैं वो तो हम डेवॉप्स के लिए यूज़ करते ही हैं, लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है, या हम कोई भी कंपनी जब एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो कैसे बनाती है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सो लेट मी सी माय स्क्रीन, या इट्स विजिबल सर। नाउ आई हैव स्क्रीन टू, फाइन ना, वाइट बोर्ड या आप देख। या व्हाइट बोर्ड इज विजिबल। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेवॉप्स को अगर अभी थोड़ी देर के लिए किनारे भी रखें, तो ये इंटरप्राइज में कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं, या वो क्यों किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये केवल ऐसा नहीं है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेवलप होके आ रहा है या वेंडर ही लेके आ रहे हैं, राइट। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो नॉर्मली दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं आज की डेट में, राइट। तो हमारे पास
एक तो वेंडर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। वेंडर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वेंडर बना के देता है, उसका पूरा मेंटेनेंस, उसकी पूरी पैचिंग, उसका सारा रिलीज करना है, कौन कौन से वर्जन को रिलीज करना है, ये सारा जो है वो वेंडर देखता है। वेंडर के सॉफ्टवेयर में हम लोग एवरी डे बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जूम। तो हम लोग अभी जूम से कनेक्टेड हैं इस वेबिनार में। तो वो भी एक क्या है, जूम कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो जो वेंडर सॉफ्टवेयर होते हैं वो नॉर्मली दो तरह के होते हैं, राइट। तो वेंडर सॉफ्टवेयर की पहले हम बात कर लें, तो एक जो वेंडर का सॉफ्टवेयर होता है वो होता है कि सेल्फ होस्टेड, राइट। सेल्फ होस्टेड सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आप या आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं वो अपने यूज केस के लिए उसे अपने हार्डवेयर के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बिटबकेट एटलासियन का एक टूल है, बहुत नॉर्मल सा, राइट। क्योंकि हम डेवऑप्स की बात कर रहे हैं तो कुछ हम डेवऑप्स के ही टूल्स की बात करेंगे। तो ऐसे टूल्स जैसे आपका एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, तो ऐसे टूल्स जो हैं वो उनको इंस्टॉल किया जाता है अपने हार्डवेयर पे। इसका मतलब कि उनकी सिक्योरिटी पैचिंग, उनकी हाई अवेलेबिलिटी, वो हमेशा अप है कि नहीं, उनका अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा जो डिज़ाइन है, स्टेबिलिटी है, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम सेल्फ होस्टेड बोलते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर के आप नाम लेंगे नॉर्मली सेल्फ होस्टेड में भी। सो बिटबकेट उसका एक होस्टेड वर्जन आता है, गिटहब इंटरप्राइज होस्टेड वर्जन आता है, अ, बहुत सारे मेल सर्वर लाइक जिमरा होस्टेड वर्जन आता है, गिटलैब का भी होस्टेड वर्जन आता है, सेल्फ होस्टेड वर्जन जिसको आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। जेनकिंस प्रिटी मच एन एग्जांपल ऑफ अ होस्टेड वर्जन, सेल्फ होस्टेड, कि आप जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे फिर रन करेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड साइड जो वेंडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी सेल्फ होस्टेड सॉफ्टवेयर की बात आती है तो वो कुछ रिलीज करते हैं। नाउ रिलीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो रिलीज क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर के फीचर्स, ठीक। तो वो जो रिलीज करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसमें वो क्या क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं नए फीचर्स, पैचिंग। पैचिंग मतलब फीचर्स में कोई बग्स वगैरह आ गए उनका, राइट। सो बग फिक्सेस वगैरह, कि आज कोई फाइंड आउट हुआ कि एक कोई फीचर है, वो चल तो रहा है बड़ा बढ़िया लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं पे है, उसके लिए। और क्या करते हैं वो, सिक्योरिटी पैच। सिक्योरिटी पैचेस में कोई भी फीचर नहीं होता, बट अगर कोई वनरेबिलिटी, कोई सिक्योरिटी लूप होल कहीं से फाइंड आउट हो गया है, वो सिक्योरिटी लूप होल आपके सॉफ्टवेयर के लिए प्रॉब्लम है, राइट, एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई, तो ये तरह की चीजें रिलीज करते हैं। तो कोई भी जो वेंडर कंपनी है वो कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, उनके यहाँ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज करते हैं, फीचर रिलीज करते हैं, पैचिंग बग फिक्सेस रिलीज करते हैं, सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि मेजर फीचर और माइनर फीचर। पैचिंग बग फिक्सेस को हम माइनर फीचर समझ सकते हैं, एंड सिक्योरिटी पैचेस, ये तीन तरह की चीजें रिलीज करती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं वो कुछ ऐसे होता है, लाइक V1.1.0, इसको हम लोग बोलते हैं सिमवर, यानी सिमेंटिक वर्जनिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब रिलीज किया जाता है तो उसे सिमेंटिक वर्जनिंग के थ्रू रिलीज किया जाता है ताकि समझ सकें, राइट। और जो दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं वेंडर वाले, सेल्फ होस्टेड, उनके अलावा उनके सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं SaaS बेस्ड, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि दो तरह के नॉर्मली वेंडर सॉफ्टवेयर होते हैं, एक SaaS बेस्ड और एक वेंडर स्पेसिफिक सेल्फ होस्टेड। तो सेल्फ होस्टेड सॉफ्टवेयर के आप लाइसेंस खरीद के अपने हार्डवेयर पर इंस्टॉल करते हैं। SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको अपने प्रेमाइस में नहीं बल्कि वेंडर अपने प्रेमिसेस में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखता है। आपको वेब बेस्ड सिस्टम जो उनका रहता है पोर्टल, उसके ऊपर आप जाते हैं, अपना साइन अप करते हैं, एंड देन यू गेट अ टेनेंसी। सो यू बिकम अ टेनेंट, राइट। आप किराएदार हो जाते हो, जैसे उनका घर बना हुआ है SaaS का, राइट, एंड यू बिकम टेनेंट। आप उसका मंथली, उनका लाइसेंस फी पर यूजर या जैसा भी लाइसेंस मॉडल है, उस लाइसेंस मॉडल को फॉलो करते हुए आप उनको फीस देते हैं लाइसेंस का, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। बट इससे क्या होता है, एक बड़ा डिफरेंस समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बचती है।
सॉफ्टवेयर जब नया रिलीज होता है वो फीचर आपको ऑटोमेटिकली वहीं पे मिल जाते हैं, राइट। और आपको इसके हार्डवेयर का रख रखाव की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती आपको। इनका सिक्योरिटी पैचिंग वगैरह कुछ है तो इमीडिएटली वो अप्लाई बैकएंड से ही हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। क्योंकि इनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो उनकी पूरी टीम ही है जो मैनेज करती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। कोई भी वेंडर का सॉफ्टवेयर होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर राइट वेंडर प्रोवाइड करता है तो नॉर्मली दो केस में, जैसे दो वर्जन में प्रोवाइड करता है। सेल्फ होस्टेड तो होता ही होता है, राइट। अब चाहे वो सेल्फ होस्टेड हो चाहे वो सैस बेस, सैस बेस के केस में इतना अप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज सैस बेस के केस में कोई नया वर्जन आता है तो वो खुद ही अप्लाई कर देते हैं, राइट। लेकिन वर्जन दोनों में होता है। दोनों ही केस में आपके पास सॉफ्टवेयर को नया बार, हर बार नया फीचर के साथ नए पैचेस के साथ रिलीज किया जाता है। रिलीज किया जाता है तो आपको भी नए सॉफ्टवेयर, अगर जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे डॉकर या कुबरनेटिस या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को आप भी डाउनलोड करते हैं कि नया वर्जन आया कि नहीं, राइट। इवन जो आपके मोबाइल में भी जो एप्लीकेशन है उसको भी आप नया वर्जन आया कि नहीं डाउनलोड करते हैं, नए वर्जन में कुछ फीचर्स मिलेंगे, राइट। एंड्रॉयड आपके मोबाइल में है, वो नया वर्जन आता है। iOS एप्पल यूज करते हैं, वो नया वर्जन आता है। तो ये जो रिलीज किया जाता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और डेवॉप्स जो है ये एक प्रैक्टिस है उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, ताकि वो डेवलपमेंट, जो डेवलपर का डेस्क है, जो उसका डेस्कटॉप है, उसका लैपटॉप है, वहां से जब वो कोड स्टार्ट करता है तब से ले जाके प्रोडक्शन के डिप्लॉयमेंट तक की जो जर्नी है, राइट, वो जो है वो डेवॉप्स इंजीनियर का काम होता है। और इस जर्नी में बहुत सारे डेवॉप्स टूल कवर होते हैं। बहुत सारे डेवॉप्स टूल हैं जिनकी हम हेल्प लेते हैं। तो दोस टूल्स कैन बी ऑफ अ सेल्फ होस्टेड टाइप या सैस बेस्ड टाइप। बट इन सॉफ्टवेयर को यूज करके भी हम लोग क्या बना रहे हैं, हम भी सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं, राइट। तो कोई भी कंपनी जब इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, एक दो मॉड्यूल्स का हो, या वो कितना ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, जैसे नेटफ्लिक्स एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। नेटफ्लिक्स में नेटफ्लिक्स में कितने सारे मॉड्यूल्स हैं, राइट। और नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी डेवॉप्स की टीम है, नेटफ्लिक्स का कितना बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होगी कि वो हमें एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट, जिसको अराउंड द ग्लोब एवरीबॉडी इज यूजिंग। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं या क्या क्या फंक्शंस फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को मेक श्योर करते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है तो उसके बाद प्रोडक्शन में वो जाने के लिए रेडी हो। और फिर हम समझेंगे कि डेवॉप्स कहाँ पे उसको हेल्प करता है, रोल क्या है। और फिर हम लोग ये समझेंगे कि हम अजूर डेवॉप्स एज ए टूल के हिसाब से यूज करके, अजूर डेवॉप्स को यूज करके कैसे इजी तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है, एक एपीआई का प्रोजेक्ट है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, कोड्स वगैरह भी आपके साथ शेयर होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, जैसा कि श्याम सर ने बताया था। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपके पास, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूँ, राइट, एक सॉफ्टवेयर, तो मेरी जो कंपनी है उसमें उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स होंगे। बट सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं डेवलप होता, पहले उसकी प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे टीम्स आती हैं साथ में। सो डेवॉप्स इज नॉट ओनली अबाउट कि मैं टेक्निकली जाके और सीधा फटाफट पाइपलाइंस बना दूं। यूजुअली डेवॉप्स का काम होता है सीआईसीडी पाइपलाइंस को बनाना, राइट। लेकिन सीआईसीडी पाइपलाइन ही नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट प्लानिंग से ले करके लास्ट तक उसको ले जाना प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने तक, ये सारी चीजें हम डेवॉप्स में करते हैं। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्लानिंग चलती है। और जो प्लानिंग फेज होती है उस प्लानिंग फेज में, राइट, उस प्लानिंग फेज में हमारे पास बहुत सारे रोल्स होते हैं। और आप लोगों को पता है जॉब के लिए भी, अगर आपने देखे होंगे, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या कहीं पे, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के रोल्स आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। जॉब के लिए भी सर्च करते हो, हाँ ये रोल है, इसकी एक जेडी है, राइट। सो एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर का काम होता है कि वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट समझता है। कस्टमर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, आपकी कंपनी में ही कस्टमर्स हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑनर जो है वो रिक्वायरमेंट को समझता है। समझने के बाद वो उन रिक्वायरमेंट्स को देगा आपके डेवलपमेंट टीम। नाउ आपकी जो डेवलपमेंट टीम है, राइट,
वो डेवलपमेंट टीम क्या करती है फर्दर कि वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगी, राइट। तो उसमें एक और रोल आता है प्रोडक्ट ऑनर के अलावा, जो कि होता है स्क्रम मास्टर का। आप सब में से बहुत से लोग फेमिलियर भी होंगे इससे, राइट। तो उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग टीम आती है। तो मैं यहाँ पे इंजीनियर्स लिख रहा हूँ, इंजीनियर्स का मतलब हो गया हमारे डेवलपर्स, राइट, जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलप कर। तो प्रोडक्ट ये हो गया प्लानिंग का फेज। अब प्लानिंग के फेज के बाद हमारा डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट का, अब ये प्लानिंग का फेज एंड देन हमारे पास डेवलपमेंट का फेज आएगा। तो दोनों फेज में हम लोग कैसे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं और उसमें कौन कौन से टूल हैं। अजूर डेवऑप्स में भी वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी आपने श्याम सर के स्क्रीन पे देखा भी था, राइट साइड में एक, राइट, ग्राफ, एक डिजाइन जहाँ पे एक इमेज जिसमें टूल्स मेंशन थे। तो प्लानिंग के बाद फिर जब फेज आता है तो वो फेज है हमारा डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट जो इंजीनियर्स होते हैं वही करते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं वो काम करते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे डेवलपर्स ही लिखेंगे, राइट। सो ये जो प्लानिंग है इसमें ट्रैकिंग भी होना चाहिए, क्योंकि जब इंजीनियर्स काम करते हैं डेवलपर्स तो एक बहुत बड़े कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल किसी एक को मैंने बोल दिया ये सॉफ्टवेयर तुम कल डेवलप कर देना वो परसों आपको दे देगा, नहीं। बहुत बड़ी टीम होती है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। तो ऐसे में बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स की टीम होती है प्रॉपर। तो वो सभी लोग अगर कोड करना शुरू करेंगे तो सोचो प्रॉब्लम आएगी। मैंने आज एक पीस कोड किया, अपने डेवलपर अपने लैपटॉप पे रखा। आपने एक कोड पीस किया, एक पीस कोड किया और अपने लैपटॉप पे रखा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हम लोग एक साथ मतलब सिंक नहीं हो सकते। तो सिंक कैसे होंगे, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। और उसके भी पहले जब हम प्लानिंग फेज में ही हैं तो कौन किस मॉड्यूल पे काम कर रहा है वो पता होना चाहिए। जब बड़ी टीम होती है तो मैं किस पे काम कर रहा हूँ पता लगा, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ उसी पे आप भी काम कर रहे हो, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, और वो पूरा स्पॉयल हो जाएगी हम दोनों की कैपेसिटी, राइट, एज एन इंजीनियर। तो इसको मैनेज करने के लिए टूल्स यूज होते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टूल बोलते हैं। और ऐसे टूल्स का नाम है, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको टूल्स के नाम जेनेरिक लिख रहा हूँ, क्योंकि जेनेरिक डेवॉप्स की भी हम लोगों ने बात करी है आज। अजूर डेवॉप्स में वो काउंटर पार्ट टूल कौन सा होता है वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जीरा, एटलासियन का जीरा टूल है। गिटहब में प्रोजेक्ट, गिटहब का प्रोजेक्ट करके एक आता है गिटहब का, ये भी एक टूल है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के टूल्स हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें आप एपिक्स, स्प्रिंट्स डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्क्रम मास्टर से साइन कर सकता है, सबको ट्रैकिंग रख सकता है, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, परसों क्या हो रहा है, राइट। और टाइमलाइंस, डिलीवरी हमारी कब तक सॉफ्टवेयर की देनी है, ये सारी चीज़ें इसमें, और कौन कौन से मॉड्यूल कौन से फीचर है ये होते हैं। तो ये चीज़ जब हम कवर करते हैं ना, तो अजूर डेवऑप्स में जैसे ये जीरा है, ये सेल्फ होस्टेड हो सकता है, आप लोग सैस बेस भी यूज कर सकते हैं वेंडर का। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो अजूर डेवऑप्स है, पहली चीज अजूर डेवऑप्स जो है ना, ये एक सैस बेस्ड, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज, अजूर डेवऑप्स इज अ सैस बेस्ड एंड अ कंपोजिट टूल, राइट। तो अजूर डेवऑप्स में सारे टूल्स का एक इनकॉर्पोरेशन है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टूल्स के ऊपर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यहाँ अजोर में, अजोर डेवॉप्स में एक टूल है जिसको हम बोलते हैं अजोर बोर्ड। तो अजोर बोर्ड जो है वो इसका काउंटर पार्ट टूल है, प्लानिंग के लिए यूज होता है अजोर डेवॉप्स के अंदर। और अजोर डेवॉप्स का जो कोर्स है ओवरऑल उसमें ये कवर भी होता है कि कैसे हम लोग ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं। ना जब प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई और हर एक इंजीनियर को अपने अपने मॉड्यूल्स असाइन हो गए, उनको टाइमलाइंस मिल गई, तो अब डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट का जो फेज है इसमें सबसे पहला चैलेंज वही आएगा जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आपसे, कि अगर एक साथ सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनके कोड, क्योंकि एक यूनिट पे मैं काम कर रहा हूँ एक यूनिट पे आप, तो दोनों यूनिट को कंबाइन करेंगे तभी जाके सॉफ्टवेयर होगा, तभी टेस्ट होगा, तभी बिल्ड होगा। तो ऐसे में हम सभी को जरूरत पड़ती है एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, जहाँ पे मैं अपना कोड एंड ऑफ द डे जितना भी टेस्टिंग वगैरह करके काम किया, जितना भी कोड वो मैं पुश कर दूंगा, आपने जो किया वो आप पुश कर देंगे। उसके बाद जब दूसरे दिन हम लोग आएंगे तो मैं पुल करूंगा, तो आपने जो काम किया है वो, मैंने जो काम करके डाला था वो, दोनों ही मेरे पास आ जाते हैं। और फिर मैं उसमें इंटीग्रेटेड अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ।
तो ये जो टूल है कोलैबोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, राइट, डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये टूल होता है SCM, जिसको बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो जो SCM सॉफ्टवेयर होते हैं वो SCM सॉफ्टवेयर कई होते हैं, जैसे जीरा एटलासियन का प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, वैसे ही एटलासियन का प्रोडक्ट है बिट बकेट, जो गिट एज ए VCS टूल क्लाइंट की तरफ यूज करके उसमें बिट बकेट में अपने कोड को पुश कर सकते हैं। तो मैं कुछ अगर नाम लिखूं यहाँ पे आपके लिए कि कौन कौन से टूल हैं ऐसे, तो बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। जैसे आप गिटहब इंटरप्राइज यूज करते हैं, गिटलैब यूज करते हैं, बिट बकेट यूज करते हैं, नाम लिया मैंने, राइट, गिट्टी यूज करते हैं। बहुत सारे गिट से रिलेटेड टूल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो जो अजोर है, अजोर में इस फीचर के लिए जो टूल है उसका नाम है अजोर रिपोज। और अजोर रिपोज जो है उससे हम लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे सेम ऐसे ही जब ये हो जाता है अजोर रिपोज, तो उसके बाद हमें उस कोड को ऑटोमेटेड तरीके से बिल्ड करना है, स्कैन करना है, टेस्ट करना है, फिर हमें उसे आगे लेके जाना है डिप्लॉयमेंट तक। तो उस सिचुएशन में हमें इस प्रोसेस को हम ओवरऑल जब ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे या ऑटोमेशन बोलेंगे तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा CI/CD, राइट। कंटिन्यूअसली डेवलपर कंटिन्यूअसली कोड करता रहेगा, कंटिन्यूअसली वो आप उसको डिप्लॉयमेंट करने दे सकते हैं, राइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, फिर उसके बाद अजोर रिपोज के बाद आता है हमारा अजोर पाइपलाइन। अजोर पाइपलाइन जो है ये आपको, इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं अपने पाइपलाइंस, जिसमें आप सारे स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप्स में डेवलपर्स फॉलो क्या क्या करता है, मैं जो आप लाइव एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं उसी की आपसे अगर बात करूँ तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कोड जो लिख रहा हूँ वो मेरा कोड है जावा बेस्ड। डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे पॉइंट वाइज लिखने जा रहा हूँ। तो मेरे पास अगर एक जावा का कोड है, तो आप लोग को पता है कि जावा का कोड में आपने डॉट जावा करके कोड तो अपना लिख दिया, लेकिन जावा में कई सारी क्लासेस होती, राइट। जावा की बात करें या नोड जेएस की बात करें, रिएक्ट की बात करें, नेक्स्ट जेएस की बात करें, राइट, नूगेट और डॉट नेट की बात करें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन एक्सेट्रा, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रिफर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज हो रहा है। मोस्टली जो है वो अप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसमें एक्चुअली दो तरह के लेयर होते हैं, ये भी बताना आपको जरूरी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी टीयर होता है। मल्टी टीयर का मतलब है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड होता है प्लस बैक एंड होता है। तो बैक एंड का मतलब होता है नॉर्मली API, एंड फ्रंट एंड का मतलब जो है वो नॉर्मली होता है फ्रंट एंड यानी UI। तो यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरेक्ट करेगा किससे, वो पीस, राइट। और जो बैकएंड है वो एपीआई के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो फ्रंट एंड API से इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो उसमें API का मतलब है वो जेनरिक हो गया, कितने भी टाइप तरह के फ्रंट एंड्स बना सकते हैं, कितने भी UI से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो मल्टी टीयर एप्लीकेशन की हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसमें हम या तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन, बैक एंड एप्लीकेशन एंड देन डेटाबेस, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, राइट। तो ये एक नॉर्मल सा मैंने आपको बताया कि एक 3 टीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होगा, तो उसमें एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा। अब फ्रंट एंड जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, मे बी रिएक्ट JS में हो, राइट, या BU में हो, एंगुलर में हो। और जो आपका API है वो जावा स्प्रिंग बूट में हो सकता है, स्प्रिंग बूट इज अ फ्रेमवर्क, राइट, या और किसी में भी हो सकता है। जावा के बजाय पाइथन में भी आपका बैकएंड हो सकता है, नोड JS में भी बैकएंड हो सकता है। और डाटाबेस आपके पास कोई एक होगा ही होगा जिसे आप यूज करेंगे, राइट, मोंगो DB, SQL, नो SQL, एनी। सो जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम जिस भी मॉड्यूल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक मॉड्यूल का एग्जांपल मैं लूंगा और उस एक मॉड्यूल के लिए हम कैसे काम करते हैं। मान लो एक बैकएंड API एप्लीकेशन है जावा का कोड, तो जावा का कोड में मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कई सारी क्लासेस होती हैं जावा की, राइट। जावा कोड में आप कई सारे क्लासेस लिखते हैं, उन सारे क्लासेस को फिर आप डायरेक्ट उस क्लास को आप रन नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, एक मॉड्यूल बना रहे हैं, तो वो जो जावा की क्लासेस हैं उसको हम लोग
कंपाइल करते हैं, यानी उसको बिल्ड करते हैं। तो जब हम बिल्ड करते हैं तो बहुत सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अब फ्रेमवर्क क्या होता है यहाँ पे कि जैसे जब आप एक जावा का कोड बिल्ड करने लगेंगे ना, तो आप कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं, क्लासेस बहुत सारे जावा में ऐसे होते हैं जिनको आपको लिखना पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इतने जेनेरिक हैं कि वो ऑलरेडी बने बनाए अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपको गूगल के साथ कनेक्ट करना है, या आपको अ, अपना ओपन एपीआई को एक्सपोज करना है, या फिर आपको एपीआई, ये आप जावा में कुछ लिख रहे हैं समथिंग एंड आपके को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके उसके साथ डेटाबेस में कुछ एंट्रीज डालनी है, आपके पास एक टेबल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आप जावा के क्लासेस, ये जेनेरिक हैं, हर आदमी इसका मतलब है ओरेकल या माइस्क्ल यूज करता ही होगा, गिने चुने जो भी डेटाबेसेस हैं, तो उसके बने बनाए क्लासेस हैं, आप उसका पूरा फंक्शन लिखने नहीं जाओगे। तो आप क्या करते हो, ओपन सोर्स फंक्शंस जो अवेलेबल हैं जिनको हम लाइब्रेरीज बोलते हैं, आप उनको मेंशन कर लेते हो कि भैया वो भी मुझे चाहिए। एंड देन आप अपना जो जावा का क्लास आपने लिखा है उसको आप और उस क्लास के साथ आप बिल्ड कर देते हो लाइब्रेरीज के साथ। तो जब आप बिल्ड करेंगे ना, तो वो आपको एक टूल चाहिए होता है जो आपके इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेगा। तो जो जावा की क्लास है उसको बिल्ड करने वाले टूल को हम लोग बोलेंगे, जावा के लिए पर्टिकुलरली मावेन है, ग्रेडल है। दो तरह के टूल्स हैं बिल्ड टूल जिनको आपको पता होगा, नोड जेएस के लिए या रिएक्ट जेएस वीयू एंगुलर के लिए एनपीएम है, नेक्स्ट जेएस के लिए आपको पता होगा। तो मावेन से हम लोग बिल्ड करेंगे हमारे जावा क्लासेस को। जब ये बिल्ड होता है तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें, जब हम इसको बिल्ड कर लेंगे तो हमें इससे मिलेगा एक जार फाइल, जार या वार फाइल जो बिल्ड होती है। फिर जब ये जार फाइल हमें मिल जाएगी तो हम इस जार फाइल को लोकली अपने पास जावा कमांड से रन करके, जावा स्पेस हाइफन जार एंड जार फाइल रन करके देख सकते हैं, वो एप्लीकेशन बूट कर जाएगा। एप्लीकेशन हमारा जावा का जो हमने बनाया वो कैसा दिखता है, सारी चीजें दिख जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर इसे डिप्लॉय करना है, पहले आप डिप्लॉय करेंगे तो आपके पास आपको एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट कुबरनेटिस हो सकता है, अजूर कुबरनेटिस सर्विस अगर आप अजूर में काम कर रहे हैं, या आपके पास वेब एप्लीकेशन सर्विस हो सकती है, वेब एप्लीकेशन सर्विस जिसमें आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं कंटेनर्स का और अपने कोड्स वगैरह का, राइट। तो आपको अगर कुबरनेटिस में जाना है या आपको वेब एप्लीकेशन पे, वेब ऐप पे डिप्लॉय करना है लोअर एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के लिए या हायर एनवायरनमेंट में इवन प्रोडक्शन ऑल्सो, तो सबसे पहले आपको वो जार फाइल जो है उसे कंटेनराइज करना पड़ेगा। यानी कि पहला तो आपको मावेन टूल को यूज करके बिल्ड करना पड़ेगा, कमांड चलेंगे, राइट। मावेन के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगे जो डेवलपर्स भी यूज करता है और हमें डेवॉप्स हम भी यूज करेंगे उसको। और फिर आप जार फाइल होगी, तो जार फाइल को फिर आप लेके फिर आप क्या बनाओगे, फिर आप बनाते हो कंटेनर, और उस कंटेनर इमेज को फिर आप डिप्लॉय कर सकते हो कुबरनेटिस या वेब एप्लीकेशन। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा ये जो इतनी सारी चीजें हैं ये हमारी आती हैं। जो फाइनल आउटकम आपका है वो है कंटेनर। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम कुछ भी बनाते हैं, कंटेनर बनाएंगे या कोई बाइनरी बनेगी, राइट, तो एक बार बन गई फिर से बनेगी उसी नाम से, फिर से बनेगी उसी नाम से। तो ऐसे में डिस्टिंक्शन कैसे होगा उनके बीच में, राइट, कि कौन सा कब बना, तो इसको हम बोलते हैं वर्जनिंग, जो मैंने ऊपर बताया था। यानी कि जब हम बनाएंगे कोई जार फाइल या हम बनाएंगे कोई कंटेनर, तो आपको पता है कंटेनर में हम लोग टैग मेंशन करते हैं, क्यों? ताकि उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स जो हम बनाते जा रहे हैं वो अवेलेबल हो, और हमें जो भी वर्जन कभी भी यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर बिल्ड करता है और बिल्ड करके जार फाइल को अपने टेस्ट कर लेता है, डेवलपर का काम यहाँ खत्म। यही चीज अब आपको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर फिर क्या करनी होती है, ऐसा कोई टूल बनाना, ऐसा कोई ऑटोमेशन आपको करना पड़ता है जिससे कि डेवलपर जब रिपोजिटरी में अपना कोड डाले तो उसका डिप्लॉयमेंट हो जाए, इमीडिएटली ये बिल्ड हो जार वार और कंटेनर बन के वो डिप्लॉय हो जाए आपके वेब एप्लीकेशन पे या आपके कुबरनेटिस पे, ताकि डेवलपर्स उसके बिहेवियर को चेक कर सके लोअर एनवायरनमेंट में। लोअर एनवायरनमेंट मतलब, अगर मैं एनवायरनमेंट्स की बात करूं तो हमारे पास नॉर्मली जो भी इंटरप्राइज होता है उसमें कई तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं। एक तो डेव एनवायरनमेंट होता है, नॉर्मली तीन तरह के एनवायरनमेंट हमारे पास हमेशा होते हैं। एक डेव एनवायरनमेंट, फिर हमारे पास एक यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल कॉपी करते हुए रहते हैं, राइट। एंड देन हमारे पास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट।
तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डेवलपर्स के लिए होता है इसलिए ताकि जितने भी मेरे पास मॉड्यूल्स हैं, कुछ इंजीनियर जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, कुछ जो डेटाबेस पे, तो सब कुछ डिप्लॉय कर दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक ही पाइपलाइंस में बन जाएंगी, कई सारी पाइपलाइंस चाहिए होंगी, तो फ्रंट एंड की कई सारे मॉड्यूल्स की पाइपलाइन, बैक एंड के कई सारे मॉड्यूल्स की। तो जब इन सब को आप डेवलपर्स जो है वो पाइपलाइंस के माध्यम से ही इन पे डिप्लॉय करेगा, डेव पे, कुबरनेटिस पे, राइट। और डिप्लॉय करेगा तो उसके बाद सारे डेवलपर्स ये चेक कर सकते हैं कि कैसा वो बिहेव कर रहा है लोअर एनवायरमेंट। उसके बाद फिर अगर वो, क्योंकि वो वर्जन में आपने लॉक कर दिया है, राइट, जो भी चेंजेस थे कोड का वो बाइनरी फाइल बन गई और आपके पास कंटेनर्स इमेज बन गई। तो वो जो वर्जन है जो आपने डेवलपमेंट में किया डिप्लॉय, फिर अगर वो सारी तरह से टेस्टेड हो गया तो सेम उसी वर्जन के कंटेनर को आप यूएटी में और फिर फर्दर प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं। जो कोड का जो सिचुएशन था, जिस सिचुएशन पे वो टेस्ट हुआ है, इसीलिए वर्जनिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। वो जो आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट हुआ है वो सेम वैसे ही बिहेव करने वाला है बाकी किसी एनवायरनमेंट में जाने के बाद, राइट। तो आपका जो रोल है, एक डेवऑप्स इंजीनियर का जो रोल है वो होता है डेवलपर को फैसिलिटेट करना, उसके सॉफ्टवेयर की डिलीवरी को, बिल्ड एंड डिलीवरी को, टू टेक इट फ्रॉम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मूविंग एंड प्रमोटिंग फर्दर टू यूएटी, टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, राइट। पहला डेवलपमेंट प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ऑटोमेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग अप अजूर बोर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिंग अजूर repository, गिविंग इट टू डेवलपर्स so that they can push their code, राइट। एजोर repositories के अंदर ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज मैनेज करना ताकि किस पे वो डेवलपर काम करेगा, कौन सा गोल्डन सोर्स का कोड होना चाहिए, कोड स्टेबल होना चाहिए, रिव्यू किए हुए बिना कोई कोड पुश नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना अजूर repository में। हर एक मॉड्यूल्स की पाइपलाइंस को सेटअप करना, पाइपलाइंस को प्रॉपर उसमें बिल्ड हो, प्रॉपर उसमें इंटीग्रेशन हो, टेस्टिंग हो, राइट, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो, फिर जाके वो डेव में हो, फिर आगे प्रमोट हो, ये सारी चीज़ें करना। ये हो गया डेवलपर का काम, डेवलपर को फैसिलिटेट करना। साथ ही साथ एक डेवऑप्स इंजीनियर अपने क्यूए टेस्टर को भी फैसिलिटेट करता है। डेवलपर्स जो होते हैं वो भी टेस्टिंग कोड लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं कोड, जे यूनिट कोड, यूनिट टेस्ट केस एंड इंटीग्रेशन टेस्ट केस। तो जो डेवलपर होते हैं वो अपने कोड का, जो उन्होंने अपना प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, उसकी फीचर्स को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। आपको उसे भी बिल्ड करने के टाइम में टेस्ट केसेस भी रन करके देखने होते हैं, प्रिंट करना होता है, एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। तो ये भी डेवऑप्स का काम है कि टेस्ट फैसिलिटेट करना, डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना, टेस्टिंग फैसिलिटेट करना, एंड टू सेटअप सिक्योरिटी ऑल्सो थ्रू आउट दिस पाइपलाइन, थ्रू आउट दिस जर्नी, की डेवलपमेंट के बोर्ड से निकल के, राइट, अजूर बोर्ड से निकल के वो आपके कुबरनेटिस के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक पहुंचे। मेक श्योर करना हर एक स्टेप पे कि सारी चीज़ें सिक्योर हैं, सारी चीज़ें टेस्टेड हैं, सारी चीज़ें फैसिलिटेटेड है, ताकि डेवलपर का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो ये सारा काम डेवऑप्स का होता है। और डेवऑप्स इन सारे काम को कैसे करता है? विथ हेल्प ऑफ लॉट ऑफ टूल्स। तो अजूर डेवऑप्स जो है ये एक बंडल्ड टूल है, सैस बेस्ड टूल है, जिसमें आपको कहीं डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती उन सारे सॉफ्टवेयर को, बल्कि वो आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो अजूर डेवऑप्स है वो दिखता कैसा है, और उसमें जो टूल्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया वो कैसे होते हैं, और कैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अजूर डेवऑप्स में। मैं तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ले जाऊंगा, और उसके बाद हम कैसे कोड में, कोड है हमारे पास, वो हम पुश करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग पाइपलाइन बनाएंगे स्क्रैच से, और उसके बाद उसे डिप्लॉय भी करेंगे, बिल्ड करके डिप्लॉय करके देखेंगे। ठीक है। तो मेरे पास ये एक अजूर डेवऑप्स का लॉगिन है। आप सबके पास भी अजूर डेवऑप्स का जो टेस्टिंग है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अजूर डेवऑप्स का जो ये पाइपलाइंस वगैरह रन कराना है, राइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अप टू 5 यूजर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंडिविजुअल्स को 5 यूजर रीच ही नहीं करेगा वैसे भी। तो आप सब लोग साइन अप कर सकते हैं dev.azure.com, राइट। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ले चलते हैं। समझ लो ये ब्लैंक है। आप स्टार्ट करेंगे, जब आप साइन अप भी करेंगे तो आपके सामने यही चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिक एंट्री पॉइंट है जो आपको बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर आप कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हो, या एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग मॉड्यूल्स बना सकते हो, जैसे फ्रंट एंड का एक, बैक एंड का एक, ऐसा करके भी बना सकते हैं। उसके अंदर फिर मॉड्यूल के लिए अलग अलग पाइपलाइंस, अलग अलग रिपोजिटरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। जब आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने जाएंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी, आपको कंटिन्यू करना है और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई एक
नाम आपको सेलेक्ट करना है और दे देना है, राइट। सो जैसे वेब के आर नेटवर्क, ऐसा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। फिर ये जो कैपाचा है वो चाहिए भाई, टू वैलिडेट। सो नाउ आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे क्रिएट होगा। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही आपके पास प्रोजेक्ट भी एक बन जाता है। आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं चाहें तो। और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर फिर हमें वो टूल्स मिलते हैं। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक जो है हमें टूल्स मिलते हैं। तो इफ यू सी, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन आया है। प्रोजेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक अगर बनाएंगे तो आपका सारा कुछ पब्लिकली दिखेगा, अगर किसी को ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चल गया, ये वाला यूआरएल, तो वो दिख जाएगा। हालांकि रीड ओनली मोड में ही दिखता है तो ठीक है। बेसिकली जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की टीम्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, राइट, जो कोलैबोरेट करते हैं, उनके लिए अजूर डेवऑप्स ये फैसिलिटेट करता है कि वो पब्लिक रिपोजिटरीज बना सकते हैं ताकि लोग देखें, डेवलपर्स, और उसे कोलैबोरेट करें उसे। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हेलो जावा का, और क्रिएट कर देंगे प्रोजेक्ट। वेब के आर नेटवर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट हम जो है बना रहे हैं। डन। सो जैसे ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट बनता है उस प्रोजेक्ट के समरी मुझे यहाँ दिखती है। एंड इफ यू सी समरी में अजोर बोर्ड है, रिपोज है, पाइपलाइंस है, आर्टिफैक्ट्स है, टेस्ट प्लान्स है। आर्टिफैक्ट्स वो जगह होती है जहाँ पे हम जो अपने जार फाइल्स वगैरह हैं उसको अपलोड करके रखते हैं, राइट, उनके वर्जनिंग कंट्रोल्स करते हैं उसमें। ओके। बिल्ड करते हैं तो उसको हम बिल्ड करे हुए बाइनरीज फाइल को यहाँ रखते हैं। तो बोर्ड से आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। रिपोजिटरीज पे अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पहली रिपोजिटरी मिलती है, हेलो जावा प्रोजेक्ट के नाम से ही बनी हुई, जिसको कि आप फर्दर क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करके आप इस रिपोजिटरी के अंदर भी, ये ब्लैंक है, इसके अंदर आप, आपके पास एग्जिस्टिंग कोड है तो वो आप इसके अंदर पुश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर कई सारे रिपोजिटरीज और बनाने के ऑप्शंस रहते हैं। एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप जितने मन करे उतने रिपोजिटरीज बना सकते हैं। वैसे ही जितने मन करे उतने आप पाइपलाइंस भी बना सकते हैं। तो अभी ये फुल्ली ब्लैंक है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी में आप लोगों को यहाँ पे, अगर आपके पास पेन एंड पेंसिल है तो यू कैन टेक अ नोट ऑल्सो। हमारे पास एक रिपोजिटरी है यहाँ, हेलो जावा करके। ये यूआरएल आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ से इसी कोड को आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो आराम से, यही कोड है। और इसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो। एक स्प्रिंग बूट जावा का एप्लीकेशन है, राइट, क्योंकि आपको डेवलप, आप में से सभी लोग डेवलपर्स तो होंगे नहीं, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डेवलप द एप्लीकेशन। बट डेवऑप्स का काम डेवलपमेंट होता नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो डेवलपर करता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास ये जो एप्लीकेशन है, ये मेरे पास आईडी खुला हुआ है, यहाँ पे टर्मिनल है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये एप्लीकेशन का कोड मेरे पास है लेकिन लोकल में है। तो मैं इस कोड को पुश करना चाहता हूँ मेरी अजोर रिपोजिटरी में, ताकि मैं इसको अपने पाइपलाइंस के लिए यूज कर सकूँ, राइट। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप, यू इफ यू हैव एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, राइट, देन फ्रॉम कमांड लाइन यू कैन पुश इट। कैसे पुश करेंगे, ये दो कमांड्स हैं। पहले तो आपको ये कॉपी करना है, ओके, ये कोड, और आपको आपकी डायरेक्टरी में जाना है। इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डॉट गिट ऐसा रिमूव कर सकते हो आप, और ब्लैंक डायरेक्टरी है ये बिल्कुल। तो इस ब्लैंक एज इन की इसमें गिट का कुछ है नहीं, कोड मेरा पड़ा हुआ है स्क्रैच। तो आप क्या करेंगे, कोड यहाँ पे पहले कमांड आपका चलेगा गिट इनिट, फिर आपका कमांड चलेगा गिट, ये जो मैंने कॉपी किया है वो वाला, आप एक रिमोट ओरिजिन ऐड करेंगे। यानी ये वो लोकेशन होगी, आप गिट को लोकली बता रहे हो कि इस रेपोजिटरी में मेरा कोड पुश किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है। तो मैंने एक ओरिजिन ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर मुझे कमांड, गिट के कमांड्स हैं ये, राइट। तो मुझे गिट ऐड करना पड़ता है डॉट,
फिर मुझे गिट में एक कमिट बनानी पड़ती है, कमिट हाइफन एम करके एक मैं एक नाम दे दूंगा कुछ अपने कमिट का। तो ये कमिट हो जाता है और गिट स्टेटस करके देखिए पेयर गुड। तो ये लोकल में मैंने अभी तक काम किया इतना, रिमोट ऐड कर लिया अपनी रिपोजिटरी, ताकि अब जब मैं गिट पुश चलाऊंगा दूसरा कमांड, तो मेरा जो लोकल का कोड है वो यहाँ पहुंच जाएगा। अभी अगर आप देखें तो ये दिस इज एम्प्टी, ऐड सम कोड बता रहा है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन ऑल, ये वाला जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड जो है वो मैं यहाँ पे चलाऊंगा। तो जब मैं इस कमांड को अभी चलाता हूँ तो ये पब्लिक की ऑथेंटिकेशन है कुछ जो फेल कर रही है। उसका रीजन ये है कि मैंने एसएसएच से या पैट टोकन, अगर आप एचटीटीपीएस से, क्योंकि जब ये रिपोजिटरी है ये प्राइवेट है, अगर आप इस पे पुश करना चाहते हैं अपना कोड, तो ऐसे में आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मिसिंग है, नहीं तो कोई भी पुश कर ले, राइट। तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बटन, यहाँ पे आपको एक एसएसएच पब्लिक की का ऑप्शन मिलेगा। आप, मेरे पास कोई पब्लिक की नहीं है, आप एसएसएच की यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लाउड की नाम से, और मेरे पास एक ऑलरेडी की है एसएसएच की। जितने भी लाइनक्स के बेसिक्स, लाइनक्स के लोग हैं उन्हें पता होगा कि एसएसएच की क्या होती है। पब्लिक की हम रिमोट पे रखते हैं, प्राइवेट की हमारे पास होती है, फिर उसी के थ्रू हम ऑथेंटिकेट करते हैं। तो मेरे पास एक डॉट एसएसएच में मेरे पास ऑलरेडी एक पब्लिक की है। पब्लिक की सेफ होती है, अगर आप किसी को दिखा भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी हो जाए तो दैट्स ओके। प्राइवेट की का कंटेंट आपको सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखाना चाहिए। तो मैंने पब्लिक की को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरी पब्लिक की आ गई है। इसका मतलब है अब अगर मैं वापस से अपना कोड चलाऊंगा तो मैं पुश कर सकता हूँ, ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये बोल रहा था कि पब्लिक की ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। वापस से सेम कमांड में चलाऊंगा, गिट पुश, और अब आपने देखा कि ये जो है रिमोट पे मेरे पुश 100% हो गया। तो जब मेरा कोड यहाँ पहुंच जाएगा तो मुझे दिखेगा कैसे, सेम उसी जगह पे मैं जाऊंगा हेलो जावा में, और फिर से अपनी रिपोज में जाऊंगा और फाइल्स में जाऊंगा। तो नाउ वी ऑल कैन सी कि जो रिपोजिटरी है उसमें पहला कमिट आ गया है और मेरे जो कोड है वो आ गए। ठीक है। तो देखिए ये एक जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, हमारे पास नेक्स्ट 1 आवर है, और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। जावा का जो एप्लीकेशन है, जब हम उसको बिल्ड करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो क्लास हैं वो तो हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे, और हमारे क्लास और हमारे टेस्ट केसेस हम कहाँ लिखते हैं। जावा का स्ट्रक्चर देखिए, मावन को लेकर बिल्ड टूल कौन सा है वो आपको यूज करना है, उसके हिसाब से अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप बनाते हो। तो क्योंकि मैं बिल्ड टूल मावन यूज करने वाला हूँ, और मावन में पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैं इस जावा मावन स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में जो मेरे क्लासेस होंगे जावा के, कंट्रोलर्स वगैरह, वो सब मैं रखूंगा एसआरसी के अंदर, मेन फोल्डर के अंदर। और जो टेस्ट केसेस मैं लिखता हूँ अगेन जावा में, वो रखता हूँ मैं टेस्ट के अंदर। तो मेन में भी मेरे पास जावा दिखेगा और टेस्ट में भी मेरे पास जावा रहेगा। मेरा जो मेन एप्लीकेशन की क्लासेस जो मैं लिखूंगा वो मैं इस जावा के अंदर फिर ये कॉम एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड ऐसा करके यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। मेरे कंट्रोलर्स वगैरह जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक सिंगल कंट्रोलर है, एक सिंगल थोड़ा सा मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें बेसिकली हेलो जावा प्रिंट होना है, राइट, स्लैश हेलो के ऊपर इट विल रिटर्न टू हेलो वर्ल्ड। एक कंट्रोलर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये मेरी जावा का यही कोड है। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होता, हमें कुछ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज की भी जरूरत पड़ती है, राइट। तो जो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होती हैं वो कहाँ हम मेंशन करते हैं, या बिल्ड करने के टाइम में प्रॉपर्टीज क्या होगी मावन की, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम कहाँ मेंशन करते हैं। वो हम लोग फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल एक होती है, इस फाइल के अंदर हम मेंशन करते हैं। तो इस फाइल को बहुत हाई लेवल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। क्लास में इसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि इसमें इसकी जो जितने भी एक्सएमएल के टैग्स हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला जो टैग है वो है पेरेंट। इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और मॉडल इसको हम चेंज नहीं करते, उसके बाद आपके पास पेरेंट है। उसके इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी होता है लोकेशन जहाँ पे आप अपना बिल्ड बनाएंगे, तो वो जब आर्टिफैक्ट में डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा। फिर इस आर्टिफैक्ट की आईडी क्या होगी, लोकेशन
राइट, कॉम फोल्डर होगा, उसके अंदर विजय फोल्डर, उसके अंदर हेलो, ऐसा। फिर लोकेशन, और फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्जन है, ये बेसिकली वेरिएबल है, आप बाहर से पास कर सकते हैं। फिर ये नाम एप्लीकेशन का, एक डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी, जावा कौन सा वर्जन रखेंगे, स्नैपशॉट का वर्जन क्या होगा, डिफॉल्ट वो रखा हुआ है। ये जो आपको डिपेंडेंसी सेक्शन दिख रहा है, ये है वो जो जिसमें हम ओपन सोर्स लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं। देखो ये जावा ही है, लेकिन ये जब जार फाइल में पैकेज होगी, देखो 4-5 लाइन का ही कोड था हेलो वर्ल्ड, लेकिन इसको बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे इसको टॉमकैट अपाचे चाहिए। टॉमकैट क्यों चाहिए? क्योंकि जावा भाई वेब सर्वर पे सर्वलेट पे चलेगा, राइट, तो उसको टॉमकैट चाहिए, है ना। और अगर आप टेस्ट केसेस भी चलाएंगे, टेस्टिंग वगैरह भी लिखेंगे, रिपोर्टिंग जनरेट करेंगे, तो उसके लिए आपको जे यूनिट का इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप डिपेंडेंसीज में डिफाइन करते हैं। तो डिपेंडेंसीज में स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिफाइन है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिफाइन है, टेस्टिंग डिफाइन है, जे यूनिट डिफाइन। फिर आप प्लगइन्स यूज करते हैं कुछ, तो प्लगइन्स यहाँ पे हैं, जैसे टेस्टिंग के लिए जाकोको प्लगइन है, मावन का आता है, और उसके एग्जीक्यूशंस क्या क्या आप कर रहे हैं वो डिफाइन रहता है। लाइक रिपोर्ट्स करेंगे तो वो रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, एंड दिस इज द अदर्स ऑल्सो। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन होता है रिपोर्ट रिपोजिटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे हम ये मेंशन करते हैं कि हमारा जो कोड है वो किस लोकेशन पे हम जार फाइल को पुश करना चाहते हैं, या जो लाइब्रेरीज है वो कहाँ से हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जो हमारी अज्योर की डेवॉप्स में जो आर्टिफैक्ट्स जगह है ना, ये वो लोकेशन है जहाँ से हम पब्लिक लाइब्रेरीज को भी इसी के माध्यम से हम पुल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और इसी में हम अपना बनाया हुआ जार फाइल को पैकेज भी कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वर्जन कंट्रोल करना है ना, तो रिमोट में लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे हम वर्जन रख सकते हैं। तो जैसे कंटेनर्स के लिए कंटेनर रजिस्ट्री होती है, तो वैसे ही जार फाइल वार फाइल के लिए हमारे पास अजोर आर्टिफैक्ट्स है। तो ये वो लोकेशन है जो हमें मेंशन करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन में, कि आप जब रिलीज करेंगे तो रिलीज वर्जन कहाँ जाएगा, आपके स्नैपशॉट के वर्जन कहाँ जाएंगे, राइट, ये आप मेंशन करते हो। मेंशन आपको बस, अब ये चीज़, ये आपको लोकेशन कैसे मेंशन करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें इसमें चेंज होंगी, ये इन तीनों में जो हम लोग अभी करेंगे। तो मावेन में फॉर्म डॉट एक्सएमएल है, और आपके पास यहाँ पे सोर्स है, सोर्स में सोर्स कोड होते हैं। देन एक और चीज होती है, जब आप इस रिपोजिटरी के अंदर इसे, ये आपकी माविन के रिपोजिटरी है जिसके अंदर आप पुश करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पुश करेंगे तो यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन चाहिए, और ऑथेंटिकेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग कहाँ पुश कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें डालना पड़ता है ऑथेंटिकेशन के लिए, और वो चीज जो होती है वो होती है सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल में आप सर्वर्स के अंदर डिफाइन करते हैं आईडीज। आपकी आईडी पैकेज के लिए, रिलीज के लिए, दोनों के लिए हो सकती है, राइट। तो उसमें आप यहाँ पे ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, राइट, और ये कैसे यूज़र नेम, ये आपको पता चलेगा अगर आपको यहाँ आर्टिफैक्ट में पुश करना है, और पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टिफैक्ट्स में चलते हैं, क्योंकि हमारी रिपोजिटरी के अंदर कोड पुश हो गया है, एंड हमें पता चल गया है कि ये जावा का कोड है, मावेन का है। मावेन बिल्ड टूल से हम लोग इसे बिल्ड करना चाहते हैं। तो जब हम आर्टिफैक्ट्स में जाते हैं, तो अज्योर डेवॉप्स में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन के ही नाम से यहाँ पे एक डिफॉल्ट फीड बन ना, जो हम लोग सोना टाइप नेक्सस, जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, इन सब में ये भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप सेल्फ होस्टेड अपने पास रन कर सकते हैं। उसमें भी आप रन करके चला सकते हैं अपने पास। यहाँ पे अगर आप अजूर डेवऑप्स यूज नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ होस्टेड के केस में, फॉर एग्जांपल जेनकिंस वगैरह अगर यूज कर रहे हैं तो सेम वैसे ही जहाँ उनको रिपोजिटरी बोला जाता है, राइट, लोकेशन बोला जाता है, वैसे ही अजूर डेवऑप्स के आर्टिफैक्ट्स में उन्हें फीड बोला जाता है। फीड का मतलब कि रिपोजिटरी समझ लो कि एक मैंने बना ली। बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक रिपोजिटरी बनी होती है, और आप चाहें तो दूसरी रिपोजिटरी भी बना सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं अभी बनाएंगे, राइट। आपको जो आपकी रिपोजिटरी है उसका जो नाम है, हम अगर जरूरी हो तो आप यहाँ पे फीड्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका जो ये रिपोजिटरी है, अब ये समझो कि ये रिपोजिटरी को आप कनेक्ट कैसे करेंगे, या आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप के आर्टिफैक्ट्स मैं अपलोड कर सकता हूँ।
तो आप कनेक्ट टू फीड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें नूगेट, डॉटनेट, विजुअल स्टूडियो के, नोड जेएस एनपीएम के पैकेजेस, आर्टिफैक्ट्स, मार्विन ग्रेडल के, पाइथन के पीआईपी पैकेजेस, ट्वाइन, और बाकी कार्गो के पैकेजेस और यूनिवर्सल के पैकेजेस वगैरह आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। हमें किसकी जरूरत है? मार्विन की। तो अगर आप मार्विन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन बताता है कनेक्ट टू फीड की आप अपने कोड में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। तो अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि आप अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में उसमें जो रिपोजिटरीज है और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सेक्शन है दोनों में आप ये डालो कोड, और उसके बाद आपका जो सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल है उसमें आप ये कोड डालो, और साथ में आपको पर्सनल एक्सेस टोकन ऐड करना पड़ेगा, राइट। और जो यूजर नेम है और आईडी है वो एक्चुअली आपका फीड का नाम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है अगर आप देखें, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही चीज है, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि आपको अगर पब्लिश पैकेजेस रिस्टोर करने हैं, रिस्टोर करने का मतलब होता है लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके ले आना, तो आप एमवीएन इंस्टॉल कमांड चला सकते हैं। पाउंड डॉट एक्सएमएल में जो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लगइन्स हैं वो डाउनलोड करके आ जाएंगे आपके पास M2 के अंदर। और अगर आपको पब्लिश करना है अपना कोड तो आप एमवीएन कमांड चलाएंगे तो पब्लिश भी हो जाएगा, ठीक है। बट ये दोनों चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं, यही चीज़ मैंने आपको उसमें बताई। और सेम इसी चीज़ का इस्तेमाल जब हम पाइपलाइन बनाने लगेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमारी पाइपलाइन कैसे बननी चाहिए ताकि हमारा बिल्ड भी हो, हमारा पैकेज पब्लिश भी आराम से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई लोग रिपोजिटरीज जो सेक्शन है ये हम लोग देखें अपने, क्योंकि कोड हमने यहीं से पुश किया है तो हम चाहें तो यहीं पे एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। डेवलपर्स भी ऐसे ही करते हैं, डेवऑप्स के बंदे हैं हम, तो हम भी यहीं से ऐसे ही करेंगे। तो विल गो हियर इन पॉम डॉट एक्सएमएल एंड विल ट्राई टू सी ये वाला जो सेक्शन है इसको। तो अगर हम इस सेक्शन को देखें तो हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोकेशंस है उसे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी अगर हमारी आईडीज डिफरेंट है तो आईडीज जो है वो सेम होनी चाहिए जो फीड का नाम है। तो इफ आई वांट टू पुट थिंग्स इन अ डिफरेंट फीड आई विल क्रिएट अ फीड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फीड क्रिएट भी कैसे करते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है आईडी मेरी जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपके पास बना बनाया है तो आपको पूरा पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो है इसको आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। रिलीज करने के लिए भी आईडी मैंने डाल दिया, वो सेम हो गया, ठीक है। मैं अपना जो पैकेजेस हैं स्नैपशॉट्स के उसके लिए मैं दूसरी आईडी यूज़ करूंगा ताकि जब बिल्ड करूंगा तो स्नैपशॉट पैकेज बिल्ड करूंगा आपके सामने तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। वो डाउनलोड करके ले आया वो भी आपको दिख जाएगा, और जो पब्लिश किया हमने वो भी आपको दिख जाएगा। तो जो बाकी का जो लोकेशन है, राइट, ये वाला, ये जो लोकेशन है ये मैं ऐसे यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, एंड ये लोकेशन मुझे सेम ही रखनी है, चेंज कर देना है यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए। तो ये मैंने कर दिया। अब जो स्नैपशॉट पुश करने की रिपोजिटरी है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कनेक्ट टू फीड के बजाय अब मैं क्रिएट फीड पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक रिपोजिटरी कह लीजिए या है ना जहाँ पे आप मावन अपलोड करना चाहते हैं वो मैं एक नई क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मान लो मैंने स्नैपशॉट नाम से क्रिएट की यहाँ पे, और मैं इसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड में एक्सेस देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेंबर ऑफ वेब केआर नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके लिए दे रहा हूँ। और अगर इसको आप सिर्फ पब्लिक चीज जो लाइब्रेरीज है वो इसके अंदर डाउनलोड नहीं करना चाहते, सिर्फ सिर्फ अपना जो आपका इन हाउस डेवलप लाइब्रेरीज है वो सिर्फ अपलोड करना चाहते हैं तो अपस्ट्रीम सोर्स आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, हटा दीजिए। इसका जो स्कोप है वो आप ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए तो प्रोजेक्ट के बजाय पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे यूज किया जा सकता है। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। जब आप क्रिएट करते हैं तो स्नैपशॉट नाम हो गया, स्नैपशॉट नाम हो गया। इसको भी कनेक्ट टू फीड बटन पे क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो इफ यू सी रिपोजिटरी तो यहाँ पे इसका आईडी स्नैपशॉट होना चाहिए, जो इसका जो यूआरएल है वो ऐसा होना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ जाते हैं अपने कोड में और जो स्नैपशॉट लोकेशन है वो चेंज कर देते हैं, एंड जो पैकेजेस जो इसकी आईडी है वो सेम जो इसमें आईडी मेंशन्ड है वही आईडी हमें यहाँ पे डालनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू पुट हियर एज अ, ये तो हो गया कि अब इसका मतलब कि अगर मैं कोई डाउनलोड करूंगा तो वो इस फीड में आएंगी और जो अपलोड करूंगा वो इस फीड में जाएंगे।
लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि मेरी जो सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल है इसके अंदर भी वो चीज़ें सिंक होनी चाहिए। तो इफ यू सी, जो रिलीज है या पैकेजेस, राइट, पैकेजेस मेरा स्नैपशॉट वाला था, राइट। तो स्नैपशॉट का एक मैं यहाँ पे ये मेंशन कर लेता हूँ, कई सारे सर्वर्स स्नैपशॉट आईडी। यूजर नेम जो होता है वो हमेशा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कह लीजिए, राइट, वही आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो मेरा यूजर नेम, वैसे यहाँ पे दिया है कि आप यूजर नेम, राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है वही यूज करने की जरूरत है। तो वो आपने कॉपी कर दिया, सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो होता है वही यूजर नेम मेंशन करेंगे फील्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ यूजर नेम में हर जगह पे ये सेम, राइट। एंड अब जो स्नैपशॉट आईडी एक है, बाकी की जो आईडी थी, राइट, वो भी सेम है। तो मैं यहाँ रिलीज के लिए भी सेम आईडी जो यूजर नेम का था वही डाल दिया, और यहाँ पे भी वही सेम आईडी जो है डाल दिया। अब जो ऑथेंटिकेशन है उसको मैं कोड में तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल प्लेस होल्डर दे रखा है कि भैया इन्वायरमेंट वेरिएबल से इफ there is a value as pat, then take that value, consider that as a password. User ID I have already given, the ID of the feed is available there. So any kind of pull and push request can be performed, but आपको ये settings.xml फाइल जो है वो पास करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे कोड दिख गया, आपको समझ में आ गया होगा। form.xml फाइल जो है, इसमें ये यहाँ से रिपोजिटरी का सेक्शन क्लोज यहाँ हुआ, स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट स्टार्ट यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। इसके अंदर में रिपोजिटरी आईडी ये स्नैपशॉट रिपोजिटरी मेंशन होता है तो उसमें स्नैपशॉट जाता है, राइट। ये मैंने मेंशन कर दिया है। और अब क्योंकि चेंजेस हो चुके हैं तो मुझे इस चेंजेस को पुश करना है ना। तो यहाँ पे एक तो आईडी में अगर आप काम करो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप कमिट डाल सकते हो सेकंड, एंड उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप कमिट एंड पुश कर देंगे। पहला कमिट जो था फर्स्ट कमिट गया, सेकंड कमिट यहाँ पे भी चला गया, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कोड पे काम करें तो आईडी में काम करें, विजुअल स्टूडियो कोड, एक्लिप्स, इंटेलिजे या पाईचार्म कुछ भी, राइट, क्योंकि इससे काम करना डेवलपर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। सो इफ़ यू सी हियर गोइंग इन इन रेपोज ना, तो रेपोज में भी आपको मिल जाएगा कि ये देखो डॉट एमवीएन के अंदर सेकंड करके कमिट कुछ तो नया आया है, फॉर्म के अंदर भी कुछ नया आया है। तो मेरा कोड जो है वो मुझे अभी ठीक ठाक लग रहा है, रेडी लग रहा है, राइट। तो मैंने आर्टिफैक्ट्स भी बना दिए, आपको आर्टिफैक्ट का रोल भी दिखाया। तो अब क्या करना है, अब ये जो पैट है वो मुझे पाइपलाइन के अंदर यूज करना पड़ेगा, पाइपलाइन के अंदर पास करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। स्टेप्स जो मेरे रहेंगे, राइट, वो मैं पाइपलाइन में क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो चेकआउट होना चाहिए, राइट, कोड चेकआउट। लेकिन यार कोड चेकआउट अगर आप में से कोई जेनकिन से आ रहा है या कहीं और से, राइट, तो आपको पता है पहला स्टेप कोड चेकआउट होता है। लेकिन यार यहाँ पे कोड चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी जो पाइपलाइन है, अच्छा पाइपलाइन होती क्या है? पाइपलाइन होती है ऑटोमेशन। जो जो काम मैं मैन्युअली करूंगा उसी को मैं कोड में ऑटोमेटेड तरीके से कैसे लिख दूं, यही मेरा CI/CD पाइपलाइन, ताकि कंटिन्यूअस वो चीजें होती रहें, उसी फ्लो में आगे जो है बढ़ती रहेंगी। तो पहला जो चीज है वो है कोड चेकआउट करना। दूसरी जो चीज हम लोग यहाँ करेंगे, और मैं आपको इसे थोड़ा सा एरो के थ्रू भी दिखाता चलूं, कि पहला जो है वो हम करेंगे कोड का चेकआउट। दूसरा जो काम हम लोग यहाँ पे करेंगे वो करेंगे बिल्ड करना, राइट। और बिल्ड हम लोग क्या करेंगे भाई लोग? मावेन बिल्ड करेंगे। मावेन का बिल्ड करेंगे तो साथ में हम लोग मावेन का गोल भी डिफाइन कर देंगे कि मावेन बिल्ड होता है तो साथ में टेस्ट भी कर लो भाई। तो मावेन का बिल्ड और टेस्ट, मावेन एक ऐसा टूल है जिसमें आप चीजें साथ में ही डिफाइन कर सकते हो, बिल्ड भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो और पैकेज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय ये तीनों चीजें करना चाहता हूँ थोड़ा सा, राइट। ये तीनों चीजें हो सकती हैं मावेन में। अगर आपको अलग अलग करनी है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये चीज मैं करूंगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डिप्लॉय से क्या हो जाएगा, डिप्लॉय से जो मेरा कोड है वो जार फाइल बनेगी, और वो जार फाइल चली जाएगी कहाँ पे? आर्टिफैक्ट फीड में। कहाँ पे? आर्टिफैक्ट फीड में। तो मेरा जो
आर्टिफैक्ट फीड है, वहां पे चली जाएगी मेरी जो जार फाइल है, ये पाइपलाइन। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरी पाइपलाइन फिर बना, दूसरा स्टेप इसमें डिफाइन करना चाहूंगा। वो स्टेप क्या करेगा कि कंटेनर बिल्ड करेगा। मेरे पास अगर आप कोड में देखेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी डॉकर फाइल है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे पास डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल के अंदर मैं मल्टी स्टेज डॉकर फाइल बोलते हैं इसको, जिसमें सबसे पहले एक माविन का कंटेनर लिया गया है, उसका एलियास नेम दे दिया गया है टेम्प, अपनी डायरेक्टरी बनाई गई है, चेंज की गई है स्लैश ऐप, फिर पॉम डॉट एक्सएमएल को कॉपी किया गया है अलग से, फिर जो भी एसआरसी में है उसको कॉपी किया गया है, फालतू की चीज़ें कॉपी नहीं की गई है इसके अंदर। और यहाँ पे एमवीएन क्लीन पैकेज का कमांड चला गया है। एमवीएन के गोल है ये, जिससे कि पैकेज हो जाता है, जार फाइल बन जाती है। जब जार फाइल बनती है तो वो लोकेशन पे कहाँ रहेगी, ऐप जिसके अंदर आप हो उसके अंदर टारगेट फोल्डर के अंदर इस नाम से एक जो है जार फाइल बन जाती है ना। तो उसको कॉपी किया गया है और उसके बाद ये एंट्री पॉइंट डॉकर फाइल में दे दिया गया है। तो ये डॉकर फाइल है हमारे पास। अब आइए फटाफट से जो है डिप्लॉयमेंट के लिए पाइपलाइंस बनाते हैं हम लोग। तो पाइपलाइंस कैसे बनती है, देखो पाइपलाइन जो है ना वो जार फाइल जो यामल के फॉर्मेट में ही हम लोग यहाँ पे पाइपलाइंस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि, और वो आप कहीं सी भी लोकेशन में चाहे तो लिख सकते हैं, जो आपकी पाइपलाइन है उसे आप किसी भी लोकेशन में चाहे तो लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो इसकी जो वर्कफ्लो पाइपलाइन है वो आपको ब्लैंक से एम्प्टी से बना बना सकते हैं आप। और कोड का एग्जांपल भी है। अगर आपको ये पाइपलाइन लिखने में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे ऑलरेडी कोड का एग्जांपल है, इसको आप ट्यून कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग इसमें पाइपलाइंस बनाने के लिए लिखते हैं, वो यहाँ पे एक हमें फाइल बनानी पड़ेगी। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट वन फाइल। फाइल आप किसी भी लोकेशन में बना सकते हो, मैं प्रिफर करूँगा डॉट एडीओ फोल्डर के अंदर में मैं अपना CI वर्कफ्लो या किसी भी नाम से आप डॉट यामुल करके एक फाइल बना लेंगे, क्रिएट करेंगे। उस फाइल में सबसे पहले आपको जो मेंशन करना होता है वो होता है ट्रिगर इज इक्वल्स टू नन। नन इसलिए करते हैं अगर आपको मैनुअल पाइपलाइन चलानी है। अगर आपको ऑटोमेटिक चलानी है ऑन पीआर ऑन पुश, तो एक कोई ना कोई एक ट्रिगर देना है, तो पाइपलाइन इसी से जो एक्शन डिफाइन करेंगे उसी के हिसाब से चल जाती है। फिर हमें देना होता है इसमें पूल। पूल होता है कि हमारा जो पाइपलाइन है वो किस एजेंट पे चलेगी। तो वीएम इमेज करके सेक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग इसमें, उबुंटू लेटेस्ट ऐसा करके। तो जो हमारी पाइपलाइन है वो इस पे चलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप्स डाल के छोड़ सकते हैं इस फाइल। क्यों, मैं आपको बताता हूँ तरीका, बड़ा इजी तरीका है। क्योंकि GUI के माध्यम से आप इस फाइल को बना सकते हैं। इतना 3 लिख के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप जाइए पाइपलाइन में। पाइपलाइन में आप क्रिएट पाइपलाइन बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी पाइपलाइन का कोड जो है वो कहाँ है पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ हमारा जो कोड है वो अजूर रिपोज में है, हमने इसी में डाला है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी का नाम दे दिया। फिर आप यहाँ पे एक सेक्शन यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग अजूर पाइपलाइन यामल फाइल, इस पर क्लिक मारिए। आपसे आपके फाइल का पाथ पूछेगा, तो आप अपनी फाइल का पाथ यहाँ से एडीओ में जो हमने अभी बनाया वही दे दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी वही जो फाइल है वो यहाँ दिख जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि अब अगर आप यहाँ देखें, एक तो ऑटो फिल आ गया, दूसरा शो असिस्टेंट का ऑप्शन है, जिसमें आप अब अपने लिए माविन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च करके लिखेंगे माविन, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय विथ अपाचे माविन, इस पे क्लिक कीजिए। आपसे पूछेगा आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल कहाँ है और आप गोल क्या डिफाइन करना चाहते हो। देखो हम जो गोल डिफाइन करना चाहते हैं, हम टेस्ट भी करना, हम क्लीन, हम टेस्ट करना चाहते हैं, और टेस्ट के साथ ही साथ हम डिप्लॉय भी करना चाहते हैं, यानी कि पब्लिश भी करना चाहते हो। हम टेस्ट करना चाहते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं, राइट। तो और बिल्ड तो करना ही है टेस्ट के साथ ही। तो फिर टेस्ट, बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय, ये आपने गोल लिख दिए जो मैंने बताया था। फिर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आप एक्चुअली ये लिखते हो कि आपकी जो सेटिंग्स फाइल है वो है कहाँ। तो आपने लिखा कि -s करके कि मेरी जो सेटिंग फाइल है वो .mvn के अंदर settings.xml इस नाम से है, ठीक है। और फिर आप जो आपके टेस्ट एविडेंसेस हैं वो आप पास पब्लिश कर सकते हैं अजूर पाइपलाइन में यहाँ पे।
राइट। एंड बाकी ठीक है, कुछ और कोड कवरेज टूल्स वगैरह हैं और कोड एनालिसिस वगैरह हैं, राइट। आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे पाइपलाइन के लिए टास्क स्टेप बन के मिल गया। तो ये बेनिफिट है कि जीयूआई आपको कोड लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अजूर पाइपलाइन काफ़ी फ्रेंडली टूल है, राइट। तो यहाँ पे आपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल और बाकी की चीज़ें आपको दिख रही हैं, पब्लिश जे यूनिट टेस्ट जो भी आपने लिखा था वो, राइट। एंड मावेन ऑथेंटिकेटेड फाल्स, एंड बाकी ये तीनों चीज़ें जो है वो डिफॉल्ट फाल्स फाल्स जिनको हम यूज़ अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो ये आपका मावेन का बन गया। तो पहले इस पाइपलाइन को यहीं पे चलाते हैं, राइट। तो आप इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, कमिट कर दिया, सेव कर दिया, यहीं से आपकी पाइपलाइन कमिट हो जाती है। और पाइपलाइन को मैं अभी चाहूँ तो रन कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ इसमें और करनी है। वो क्या है, अगर आपको याद है तो एक पैट टोकन का एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए, वो इसमें भी मेंशन करना है और यहाँ पे भी मेंशन करना है। तो मैं कोड के अंदर पास नहीं कर सकता, वेरिएबल से पास करूंगा। तो मैं वेरिएबल में गया, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू वेरिएबल, नाम दे दिया इसका पैट, और जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो पहले वैल्यू कॉपी करते हैं और देखते हैं कि हम पैट टोकन बनाते कहाँ से हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर्सनल एक्सेस टोकन पे जाऊंगा। कोई टोकन पहले से बनाया दिखेगा, नहीं बनाया तो नहीं दिखेगा। तो मैंने न्यू टोकन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ लैब। कितने दिन के लिए चाहिए वो फुल एक्सेस कर रहा हूँ फिलहाल, कस्टम एक्सेस हम लोग डिफाइन करते हैं, हालांकि कब करते हैं कैसे वो और डिटेल में जाने की जरूरत है, राइट। तो हम लोग वापस अपने पाइपलाइन में चलेंगे एंड दिस इज आवर पाइपलाइन। पाइपलाइन को वापस ओपन किया, एडिट किया, वेरिएबल में गए, एक नया वेरिएबल ऐड किया, नाम इसका दिया पैट, क्योंकि हमने वहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल पैट ही डाला हुआ है। और ये हम बैच स्क्रिप्ट में कहीं पे भी जरूरत पड़े तो इसे कॉल कर सकते हैं। बैच में ऐसे, पावरशेल में ऐसे, ये बता रहा है। ये हमें अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना है, तो वो कैसे करना है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। वैल्यू इसकी ऐड कर देता हूँ, कीप दिस वैल्यू एज सीक्रेट पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि इस वैल्यू को कोई देख ना सके, केवल अपडेट कर सके, इवन योर कलीग ऑल्सो। सेव कर देता हूँ। ऐसे आप सीक्रेट्स कई सारे ऐड कर सकते हैं। अब वो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में उस वैल्यू को ले आना है, वो आप कैसे ले आओ। तो आपका जो इनपुट है इसी में आप डिफाइन करेंगे ईएनवी, और ईएनवी के साथ आप वो जो वैल्यू थी आपकी, वो जो उसमें लिखी थी वो दे दी पैट, ठीक। तो ईएनवी में वो वैल्यू जो है आपकी, वो आपने डिफाइन कर दिया पैट। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे जब आप गए थे, इस पे क्लिक किया था तो देखो ये जो मैंने आपको, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको दिख जाती है। अब ये जो वैल्यू आपकी इन्वायरमेंट में आपने डिफाइन कर दी पैट, तो इसके बाद आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में इसका नाम भी देना पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट का मतलब इज इक्वल्स टू कर दें, तो पैट इज इक्वल्स टू कर मतलब यहाँ पे आप पैट ऐसे करेंगे। एंड ये रेड लाइन भी आ जाती है ना या अंबर, तो उससे पता चल जाता है कि हमारे कोड में कहीं तो सिंटैक्स इशू है। तो इन्वायरमेंट में पैट इज इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ से आ रही है, इससे आ रही है। तो ये करके आपने वैलिडेट किया, पाइपलाइन इज वैलिड बोल दिया, इसको आप सेव कर सकते हैं। जहां तक हमने अभी तक सेटिंग सारी की, एक बार में पाइपलाइन रन करनी चाहिए, राइट। तो अब इसको आप मैनुअली रन करेंगे। मैंने रन बटन पे क्लिक किया, फिर से रन बटन, किस ब्रांच से रन करना है, मेन ब्रांच में जो कंटेंट है वही कंटेंट रन करेंगे, उसी ब्रांच का बिल्ड चलेगा और आपकी पाइपलाइन यहाँ पे चल जाती है। आपका जो जॉब है, एक ही जॉब मैंने बनाया है। सो देखो यहाँ पे एक और चैलेंज आएगा आपको, कि आपका जो, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में एक जो रनर होते हैं, एजेंट होते हैं, जिनके ऊपर पाइपलाइन चलनी चाहिए, वो एजेंट बाय डिफॉल्ट आपके नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइंड नहीं होते, आपके नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं डिफाइंड होते। तो यहाँ पे इसको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट करेंगे तो इसमें लगेगा टाइम, ठीक। ये वो जगह है जहाँ से हम अपने लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट, तो इस पर हम क्लिक करके एंड URL इज, सो इट टेक्स टाइम हाउएवर। मेरे पास है दूसरी पाइपलाइन सेम कोड, तो मैं वो आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये है जहाँ पे आप अपना, मुझे प्राइवेट के लिए चाहिए पैरेललिज्म, मतलब आपको एटलीस्ट एक एजेंट
आपका जॉब हैंडल कर सकता है। तो यहाँ एजेंट नहीं है, इस वजह से ये जॉब नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे एक दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑलरेडी है बना हुआ, वो ये है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सेम वैसे ही हेलो जावा आपको मिलेगा। पाइपलाइंस जो है बहुत बार रन की है, ये मावन बिल्ड टेस्ट पाइपलाइन है। और इस पाइपलाइन को एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम वैसे ही ये पाइपलाइन है। यहाँ पे एन वी पैट है, कोड सेम है, -s MVN सेटिंग्स राइट, श्योर फायर जॉकोको सब सेम है। तो इस पाइपलाइन को अब मैं रन करता हूँ तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि इसमें एजेंट है। नया ऑर्गेनाइजेशन बना के इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि हम स्क्रैच से कहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बने बनाए प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, सेम चीज़। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम मेरी जो पाइपलाइन है वो चल रही है। और जॉब इनिशियलाइज हुआ, पहला जॉब कोड चेकआउट हो गया, अपने आप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोड चेकआउट सबसे पहला स्टेप है जो पाइपलाइन में होता है। फिर यहाँ पे वो जो चेकिंग्स मैंने दिए थे मावेन के, वो सारे चलने लगे। नाउ इफ यू सी, ये पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है राइट, पीकेजी डेव वही फीड से। एंड उसके बाद ये जो पैकेज है इसको ये अभी अपलोड करेगा। तो अपलोड करेगा तो कहाँ अपलोड करेगा, फीड के अंदर, स्नैपशॉट वाले के अंदर। मैं भी आपको दिखाता हूँ, अपलोड होगा टाइम स्टैम्प के साथ, वहाँ पे पैकेज अपलोड होके चला जाएगा आर्टिफैक्ट्स। इसमें सारी चीज़ें सेम है, वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ वैसे ही डिफाइंड है। पैट टोकन भी इसके अंदर डिफाइंड है। पैट टोकन आपका हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग अलग होता है। तो जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता। तो माविन बिल्ड होने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लेता है। तो अभी आर्टिफैक्ट्स में चल के जब तक ये चल रहा है तब तक देखें तो ये आर्टिफैक्ट्स है। पैकेजेस मैंने इसके अंदर आपने देखा था वो settings.xml फाइल जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और ये आपके कोड में भी है इसमें, ताकि आप लोग आराम से उसको फॉलो कर सको। बिल्कुल रेडीमेड है आपके लिए अवेलेबल, अंडरस्टैंडिंग करके आपको। तो यहाँ पैकेजेस में अगर आप देखें तो ये स्नैपशॉट वर्जन है, लेकिन अगर आप इसके ये अपलोडेड है राइट। अभी इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आप वर्जन्स पे जाके फिर यहाँ पे देखोगे तो जस्ट नाउ कर गया है, जस्ट नाउ पब्लिश किया गया है 21, है ना, 9:30 पे अभी जस्ट पब्लिश किया गया आर्टिफैक्ट। और अगर आप इसका वर्जन देखेंगे कि क्या पब्लिश हुआ है राइट, तो आपको इसके जो वर्जन्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ। ये फाइल है और इसमें टाइम स्टैम्प के साथ होता है राइट। तो 25, ये 16 तारीख को राइट, ये अभी पुश किया गया है। तो आर्टिफैक्ट मेरी पब्लिश हो गई, इसका मतलब पाइपलाइन सक्सेस हो गया होगा। हाँ जी, ये वाला स्टेप है हमने चलाया था, ये स्टेप जस्ट अभी जो हमने चलाया था ये सक्सेस हो गया है। आर्टिफैक्ट 1 आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस्ड, 100% टेस्ट पास। इसमें टेस्टिंग कैसे आती है, कहाँ पे दिखती है, एक बार देख लेते हैं। तो आप ये टेस्ट और कवरेज देखेंगे तो अगर आप टेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा राइट कि आपके जो टेस्ट केसेस थे वो कितने टेस्ट लिखे थे, जे यूनिट के टेस्ट केसेस। शुड रिटर्न एक्सपेक्टेड मैसेज पहला टेस्ट था, कॉन्टेक्स्ट लोड दूसरा था, शुड रिटर्न नॉट फाउंड का भी इनवैलिड एंड पॉइंट होगा। तो 3 तरह के टेस्ट लिखे हुए थे, वो तीनों ही टेस्ट जो है वो पास हो गए हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो लाइन ऑफ कोड कवरेज है यूनिट टेस्ट केसेस का वो कितना है वो देखना है, तो आप कोड कवरेज में जाएंगे और आपको दिखाएगा कि ये जो एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे लाइन ऑफ कोड कवरेज, ओवरऑल आपका 61% कोड कवरेज लिखा हुआ है। जो कंट्रोलर है हेलो वर्ल्ड का उसके लिए बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, 37% है। तो दिस इज व्हाट टेस्ट के एविडेंसेस रिपोर्टिंग। आपका जो डेवलपर है वो इस पाइपलाइन में ही देख लेगा, बिल्ड रन करने के बाद कह रहे मेरा टेस्ट कवरेज तो इतना ही है, देन वो इम्प्रूव करेगा कोड कवरेज। आप यहाँ से देख के इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पे तक ये है कि मेरी जो पाइपलाइन है वो जार फाइल प्रोड्यूस कर दी राइट। तो दिस इज ओके। अब अगर आपको इसे कंटेनराइज करना है तो डॉकर फाइल है, उसके लिए भी पाइपलाइंस हैं, और ये पाइपलाइंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी कोड में राइट। तो यहाँ पे एक पाइपलाइन जो फेल कंडीशन है आपके सामने है, डॉकर ACR में बिल्ड एंड पुश का। इसी वाली पाइपलाइन को हम एडिट करेंगे और आपके सामने इसको दिखाते हैं कि ये क्या स्टेप्स हैं, कैसे इसमें काम होता है। तो जो स्टेप है वो 1 2 3 स्टेप्स का है। पहला जो स्टेप है वो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे राइट। इसमें एक लास्ट वाला जो स्टेप है इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अजूर कुबरनेटिस सर्विस अभी लॉन्च करेंगे तो इट विल बी टेकिंग मोर टाइम। वेब एप्लीकेशन के ऊपर हम इसे आराम से डिप्लॉय कर सकते। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि सबसे 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो है वो ये कि मैं करूँगा कि मैं इसे डॉकर बिल्ड करूँगा
और डॉकर बिल्ड करने के लिए मुझे डॉकर बिल्ड करके मैं डॉकर इमेज को पब्लिश कहाँ करूँ वो डिफाइन करना है। तो डॉकर इमेज को पब्लिश करने के लिए मैं, मेरे पास कंटेनर रजिस्ट्री, अजूर की कंटेनर रजिस्ट्री का मैं इस्तेमाल यहाँ पे चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मैं अजूर के कंटेनर रजिस्ट्री का इस्तेमाल यहाँ पे अगर करूँगा, राइट, तो मुझे ऑथेंटिकेशन वगैरह भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं इसमें डॉकर हब की रजिस्ट्री का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ये एक टूल है जिसको आप AWS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अजूर डेवऑप्स के टूल को GCP के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, नॉट नेसेसरली कि अजूर के लिए, बट अजूर का नेटिव इंटीग्रेशन अवेलेबल है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ अजूर। सो हम लोग क्या करेंगे, एक डॉकर बिल्ड एंड पुश करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब ये वाला जो स्टेप है डॉकर का, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहीं पे आप देखेंगे कंटेनर रजिस्ट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन पूछता है। लेकिन कंटेनर रजिस्ट्री अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका ऑथेंटिकेशन आपके पास पहले से होना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन पहले से हो इसके लिए क्या करेंगे, और उसके बाद फिर आपको कंटेनर की रिपोजिटरी का नाम एक देना पड़ेगा एंड बाकी चीज़ें बिल्ड एंड पुश करना है, फिर डॉकर फाइल कहाँ है ये, राइट। तो मुझे इसको सेटिंग करूँ मैं, उसके पहले मुझे एक रजिस्ट्री बनानी पड़ेगी, और रजिस्ट्री बनाने के लिए हम लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके आपको सर्विस कनेक्शन मिलेगा। सर्विस कनेक्शन ये वो जगह है जहाँ से आप अपने कंटेनर्स रजिस्ट्रीज वगैरह को कनेक्ट कर। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ACR कनेक्ट करके बना है, ये डॉकर रजिस्ट्री ही है यहाँ पे, राइट। तो ये मैं डॉकर रजिस्ट्री जो है ये अजूर ACR का है, तो ACR को यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक नया बना लेता हूँ। Excuse me। तो आप एक नया सर्विस कनेक्शन बनाएंगे। सर्विस कनेक्शन का मतलब है कि ऑथेंटिकेट करना किसी एक्सटर्नल सर्विस के साथ। सो मैं यहाँ डॉकर रजिस्ट्री को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा, और डॉकर हब को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे में अपना डॉकर का आईडी और अपना डॉकर का पासवर्ड देना होगा, फिर मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डॉकर आईडी एंड जो मेरा डॉकर हब का, डॉकर हब भी फ्री है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सेम ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन अगर सक्सीड हो गया तो वी विल ग्रांट दिस एक्सेस टू ऑल द पाइपलाइंस एंड इसका एक कोई तो एक नाम सर्विस कनेक्शन का देना जरूरी है। सो हब, डॉकर हब करके दे दिया, वेरीफाई करके सेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि डॉकर हब का एक सर्विस कनेक्शन बन गया। इसका मतलब ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर हो गई है। अगर मुझे अब पाइपलाइन में जाना है और डॉकर ACR बिल्ड करना है, तो मैं अपनी इस पाइपलाइन के अंदर जो ये वाला सेक्शन है डॉकर हब वाला, इसको सेटिंग्स बटन पे क्लिक करके मॉडिफाई करूंगा। जो कंटेनर रजिस्ट्री है वो डॉकर हब आ गई है, सेलेक्ट कर लूंगा। कंटेनर रजिस्ट्री का नाम हेलो जावा रख दिया। बिल्ड एंड पुश का एक्शन मुझे परफॉर्म करना है, और मेरी जो डॉकर फाइल है वो उसका नाम डॉकर फाइल ही है, राइट। तो वो मैंने डिफाइन कर दिया, जो उसका बिल्ड टैग होगा वो ऐसे करके टैग से बनेगा। दिस लुक्स गुड। ऐड कर देते हैं इसको। जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती है। नाउ इसको हटा देते हैं, राइट। एंड ये जो अब इसको डिप्लॉय करना भी तो है, राइट। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं क्विकली एक वेब एप्लीकेशन आपके लिए बना देता हूँ। वेब एप्लीकेशन सर्विस अज्योर में एक सर्विस है जिसमें आप कंटेनर कोड स्टैटिक वेबसाइट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए एक वेब ऐप बनाएंगे। बनाने के बाद मैं इसको एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे एक कंटेनर डिप्लॉयमेंट करना है और इसका एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम देना है, KR लैब वेब। कोई भी एक रीजन डिफाइन कर लेंगे जो भी है, राइट। एंड एनी प्लान, सो आई एम गोइंग ऑन वेरी बेसिक। नेक्स्ट, देर इज नो डेटाबेस विच इज रिक्वायर्ड। कंटेनर, हम लोग इमेज का जो सोर्स है वो अजूर कंटेनर रजिस्ट्री या अदर कंटेनर रजिस्ट्री करके एक डिप्लॉय करते हैं ऐसे ही। एक्सेस टाइप पब्लिक रखते हैं, एंड यहाँ पे एक रजिस्ट्री का कोई सा भी एक URL ऐसे ही डिफाइन कर दें, ठीक है। तो हमारा, हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि हम इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट के थ्रू चलाएंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्री और इमेज का टैग मैं ऐसे ही nginx
लेटेस्ट कर देता हूँ ताकि Nginx को ये डिप्लॉय कर ले, तो फर्स्ट टाइम बनेगा तो पब्लिक एक्सेस इनेबल कर देते हैं इसको, राइट। एंड मॉनिटरिंग नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। हम मॉनिटरिंग वगैरह भी इंटीग्रेट करके उसके बाद अपने अब डिप्लॉयड एप्लीकेशन को प्रॉपरली मॉनिटर भी कर सकते हैं। ओके, सो ये जो वेब एप्लीकेशन है ये क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद ये इसमें जो हमने अभी एक इमेज दिया है वो डिप्लॉय हो जाएगा, हम उसे टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन है वो जब हम उसमें डिप्लॉय करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी वेब एप्लीकेशन बन गया है और हमारे पास अजूर का डेवऑप्स है, पाइपलाइन है, और अजूर के साथ इस वेब ऐप के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम आराम से बना सकते हैं। डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो ये जो सेक्शन है ये एक टास्क है जिसको हम यहाँ से, आप लोग चाहे इस टास्क को, राइट, ये जो टास्क है वेब ऐप ऐसे, राइट, तो ये अजूर वेब सर्विस ये वाला टास्क है जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें आप कंटेनर्स वगैरह कुछ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो इसको सेटिंग पे अगर आप जाएंगे तो ये आपका कनेक्शन आप अजूर के साथ कैसे करेंगे, वो है सर्विस कनेक्शन बना होना चाहिए। अजूर सब्सक्रिप्शन कौन सा यूज़ करेंगे, मेरे पास एक अजूर लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन बना हुआ है, सर्विस कनेक्शन तो मैंने वही यूज़ किया। आप अपने अभी जब मैं सर्विस कनेक्शन में गया था तो आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे ये आपसे ऐप सर्विस का नाम जो आपने ऐप सर्विस बनाई है वो उसे सर्च करेगा, और सर्च करके वो आपकी जो ऐप सर्विस है वो लेके आएगा। तो अगर आप देखो के आर लैब एडीओ, क्या हमारी ऐप सर्विस का नाम के आर लैब एडीओ है, तो गो टू रिसोर्स पे क्लिक कर लीजिए। ये हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वो ये है, राइट। एंड के आर लैब वेब, के आर लैब डेव करके रिसोर्स ग्रुप है, और के आर लैब वेब करके जो है वो हमारा ऐप सर्विस। सो लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट हियर। जो वेब ऐप सर्विस कंटेनर का है ऐप सर्विस का नाम, वो यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस कनेक्शन है, वेब ऐप कंटेनर। हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो कंटेनर है वो हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, और यहाँ पे के आर लैब वेब करके हमारे पास एक जो हमने अभी जस्ट बनाया था वो ड्रॉप डाउन में आ चुका है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। और हम लोग अब इसमें जो हमारा रजिस्ट्री का नेम स्पेस वगैरह है वो हम क्या डिफाइन, कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या इसमें हम राइट डिप्लॉय करेंगे, वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। बिल्ड आईडी हमें पता है, हमारे बिल्ड के साथ ही बिल्ड आईडी जनरेट हो रहा है, राइट। तो हम जो बिल्ड आईडी है वो उधर बिल्ड होगा और वही यहाँ डिप्लॉय हो जाएगा, इसीलिए हमने जो टैग है वो ऐसे ऐसे ही रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टैग के लिए आप यहाँ से वैलिडेट भी अभी कर सकते हैं। तो मेरा जो रजिस्ट्री का नेम स्पेस है मैं ऐप सर्विस को डिप्लॉय करूंगा इस पे, और ये जो मेरा आएगा रजिस्ट्री जो है वो मेरी वो डॉकर की होगी। सो आई कैन टेक अ डॉकर, आप हेल्प भी ले सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। आपकी जो भी रजिस्ट्री है या तो रजिस्ट्री या तो नेम स्पेस। सो मेरा जो नेम स्पेस है वो जो मैं पुश करूंगा डॉकर हब में वो कुछ ऐसे आएगा, और जो मेरा इमेज होगा वो इमेज हेलो हाइफन जावा, तो हेलो हाइफन जावा, राइट, ऐसे आएगा। एंड आई एम गोइंग टू ऐड एक कमांड, आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा पोर्ट का, पोर्ट 8080 जो यहाँ पे पास है, राइट, किस पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन चलता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से चले जाइए और देख लीजिए आपका जो बिल्ड है, बिल्ड आईडी करेक्ट है, टैग टैग करेक्ट है, यहाँ पे जो टैग है डॉकर इमेज का करेक्ट है, करेक्ट है। नाउ वी कैन ट्राई टू वैलिडेट इट, कमिट इट, राइट, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस पाइपलाइन। अगर कुछ एरर आता है, जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपने बनाया सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ अगर इसमें सिंटैक्स इश्यूज आते हैं या कुछ आप कहीं मिस कर गए हैं, तो जॉब जब यहाँ एग्जीक्यूट होता है तो वो स्टेप्स दिखाता है कि इस स्टेप में चला, इतना चला, कहाँ पास हुआ, कहाँ फेल हुआ, तो आप उसको देख के रिफैक्टर कर सकते हैं वापस। सो अगर ये अभी चल जाता है तो विल ट्राई टू सी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो चल गया। मीनवाइल हम लोग अपने वेब ऐप पे चलते हैं और इसको जरा ब्राउज करते हैं, ब्राउज करके देखते हैं। हमने जो एनजिनिक्स का कंटेनर डाला था इमेज, वो इमेज डिप्लॉय हो गई, इसीलिए हमें वेलकम टू एनजिनिक्स आ गया। लेकिन अब इसी यूआरएल पे जब हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा तो हमें वो जावा का एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड स्लैश हेलो पे मिलेगा। डिप्लॉयमेंट होने के बाद कंटेनर बिल्ड होगा, फिर डिप्लॉय होगा, तो इसी अभी मावन जावा का कंटेनर बिल्ड हो रहा है। आप यहाँ देखो तो मावन एम्बियन कमांड्स वगैरह चल रहे हैं जो कि अभी हमारा
जावा कंटेनर बिल्ड कर रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। मल्टी स्टेज डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल आप लोग देख सकते हो, मैंने एग्जांपल सारा पूरा कोड का रखा हुआ है। वहां से जावा बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद फिर वो जार फाइल एग्जीक्यूट होके फाइनल कंटेनर में चली जाएगी जो कि जेडीके का है, एंड जेडीके का वो जो कंटेनर है वो बिल्ड होके डिप्लॉय हो जाएगा। वो डिप्लॉय होगा तो कहाँ होगा, हम लोग डॉकर हब पे चलते हैं, लॉगिन करके वहाँ देखेंगे, क्योंकि हम एसीआर क्रिएट अभी नहीं कर रहे हैं। एसीआर क्रिएट करते हैं तो फिर हमें मैनेज्ड आइडेंटिटी वगैरह क्रिएट करके पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो मैं यहाँ एक बार लॉगिन करके आपको दिखा लेता हूँ कि डॉकर हब पे हमने कैसे पुश किया है। राइट, लॉगिन है। अगर आप यहाँ देखें तो अभी कोई आपके पास हेलो जावा करके कोई इमेज नहीं है। एक इमेज, दो, तीन, चार, चार इमेज हैं, यही बस इमेज। ठीक है। और ये 9 डेज बैक, 18 डेज, 18 डेज, 3 ईयर्स, ऐसा करके इमेजेस हैं। और हमारा जो पाइपलाइन है वो उसका सक्सेसफुल चलना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे कोई चीज़ एक है जो मिस की है। सो यहाँ हेलो वर्ल्ड करके है, हेलो वर्ल्ड यहाँ तक जो ठीक था, बिल्ड। एंड ये जो फेल किया है ये डिनाइड किया है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू रिसोर्स इज डिनाइड, प्रोसेस यूएसआर बिन डॉकर फेल। और ये कहाँ फेल किया है, जब ये पुश कर रहा था लाइब्रेरी में, हेलो जावा को पुश कर रहा है, तभी ये फेल हुआ है, क्योंकि पाथ डिफरेंट है। आई टोल्ड यू, एक बार में ही चले ये जरूरी नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी। राइट, तो हमने कहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है, एसीआर में ये देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रिपोजिटरी हमने डिफाइन की है ये गलत है। एक्चुअली कंटेनर रिपोजिटरी डॉकर हब में इसका जो पूरा पाथ होना चाहिए वो सही से होना चाहिए। तो वो यूजर का जो लॉगिन आईडी होता है वो एंड देन स्लैश करके होगा। यहाँ पे चीज ये फटी है, हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। राइट, यहाँ पे सही है। सो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। सेम पाइपलाइन सेव हो गई है, रन कर रहे हैं, फिर से देखते हैं। सो इफ दिस इज रनिंग, बिल्ड करेक्ट हो गया, कंटेनर बन गया था लेकिन वो पुश नहीं कर पाया क्योंकि लोकेशन उसको गलत मिली। राइट, लोकेशन गलत मिलेगी इसका मतलब किसी और की लोकेशन होगी मे बी, तो उस पर वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया तो एक्सेस डिनाइड कर दिया। तो ये जैसे ही रन करता है हमारा जो डॉकर कंटेनर है वो डिप्लॉय होगा, बिल्ड होने के पुश पुल होने के इमीडिएटली बाद। राइट, तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंड द मोमेंट इट इज चेंज, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट टू ऑल ऑफ यू कि कोई भी एक मॉड्यूल जो डेवलपर डेवलप करता है, फ्रंट एंड बैक एंड, उनको कैसे हम बिल्ड करते हैं, कैसे हम उन्हें टेस्ट करते हैं, कैसे हम उन्हें डिप्लॉय करते हैं, इन बिटवीन और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत सारे स्टेप्स हैं। सिक्योरिटी हैंडलिंग, राइट, गिट की अंडरस्टैंडिंग, आर्टिफैक्ट्स का अरेंजमेंट, नेम स्पेसेस, टैग्स, सिमेंटिक वर्जनिंग, सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज, बहुत सारी हैंडलिंग्स ऐसी होती हैं डेवॉप्स में जो हमें एक प्रॉपर अजूर डेवॉप्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इंटरप्राइज में कैसे हम लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से गेट्स के थ्रू जाना पड़ता है, गो थ्रू होता है, और कैसे सारी चीज़ें प्रमोट होके प्रोडक्शन तक मूव करती है। राइट, तो यही आज का एजेंडा था। वी आर एट द वेरी लास्ट स्टेज। ये बिल्ड एंड डिप्लॉय कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल बी ओवर। श्याम सर। हाँ जी, विजय सर, थैंक यू फॉर योर सच अ वंडरफुल सेशन। गाइज अभी हाँ हम लोग जैसे ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है बैकएंड में, तब तक आप चाहें तो अपने ना क्वेरीज कोई भी आपका हो थ्रू आउट द सेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका आया है तो यू कैन टाइप इन द चैट सो दैट वी कैन आंसर। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, मतलब क्वेश्चंस। ओके। कैसा भी कोई क्वेश्चन आपका हो ना, वेबिनार से रिलेटेड या अपार्ट फ्रॉम दिस, फील फ्री टू टाइप। एंड जैसा कि विजय सर ने अभी बताया आपको कि ये सब जो आपका डिटेल जो इसका डीप डाइव होता है वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम लोग जनरली देखते हैं, एक एक कंपोनेंट को, एक एक ऑप्शन को, उन सब के मीनिंग्स क्या हैं।
तो अभी एक गूगल फॉर्म मैं आपको दूंगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड दी लाइव ट्रेनिंग। आपको लगता है कि एजो डेवऑप्स हमको ज्वाइन करना चाहिए, अपने स्किल सेट में ऐड करना चाहिए इसको, तो यू आर वेलकम। तो पूरा जो लाइव ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें फिर ये सब सारे कंपोनेंट्स को पूरा डिटेल में जाके पढ़ाया जाता है। ठीक है। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट को। जी। कितना टाइम लगेगा अभी विजय सर इसमें? आई थिंक नेक्स्ट 1 मिनट में हो जाना चाहिए, बिकॉज ओके। हम लोग अगर देखें तो हमारा कंटेनर इमेज जो है वो पोर्ट करेक्ट हो गया, बिल्ड हो गया है मावन। कंटेनर बिल्ड हो गया है, कंटेनर वी ऑल कैन सी नाउ। अगर हम डॉकर हब में जाएं तो ये जो थे, अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आपको हेलो वर्ल्ड वाला कंटेनर भी दिखेगा, हेलो जावा वाला। वी ऑल कैन सी हेलो जावा, 2 मिनट पहले इमेज पुश हो गई है, तो हम्म। इसका मतलब हमारी बिल्ड पाइपलाइन सक्सेस है। और इसमें जो टैग है वो भी बिल्ड आईडी ही आया है। सो समथिंग इज रॉन्ग हियर, इनका कुछ होगा। तो चलिए हमारा दोस्तों, एक गूगल फॉर्म भी मैंने अभी भेजा है चैट में, है ना? बाय फिलिंग दिस गूगल फॉर्म, के आर टीम विल कॉल यू फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके। तो यहाँ पे हमारा टैग है 103 का, इमेज तो बिल्ड हो गया है। एंड नाउ द इमेज इज गेटिंग डिप्लॉयड ऑन टू वेब सर्विस, एंड आई थिंक ये भी फिनिश हो गया। सो वेब सर्विस भी डिप्लॉय हो चुकी है। एंड अगर हम यहाँ पे वेब ऐप पे जाएंगे तो जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो अब हमें दिख जाएगा। और साथ ही साथ इसका मतलब ये कि अभी ये जो वेलकम टू इंजीनियरिंग आ रहा है ये भी चेंज हो गया होगा। सो विल ट्राई टू सी, टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये चल रहा है, इसका मतलब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट है, डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा, कंप्लीट इनिशियलाइजेशन। सो यहाँ पे हम देखें तो ये रन कर रहा है। एंड डिप्लॉयमेंट में अगर आप डिप्लॉयमेंट सेंटर में जाके देखेंगे स्टूडेंट्स, सो यू विल सी कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो पता चल जाएगा कि कौन सा डिप्लॉयमेंट अभी हो रखा है, कौन सी इमेज का हो रखा है। सो इफ़ यू ऑल सी, यहाँ से भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन में टाइम लेता है, बट इफ यू सी डॉकर से ये वाली इमेज हेलो जावा, क्योंकि हमने ये बनाया था तो डिप्लॉय नहीं किया था, बट इट इज डिप्लॉयड विद दिस टैग, द टैग विच इज करेक्टली वी ऑल कैन सी। सो इट विल वर्क एंड इट विल रन। वी आर गुड। या थैंक यू। Thank you all for all the participants and who joined this webinar. And we will try to give you more information for other technologies also as soon as possible. Okay, we will plan the next webinar for most probably on the AWS DevOps next time. Okay. Yeah. Thank you, Vijay sir, and good night, everyone. Thank you. Thank you. Yeah.